सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के यूनिट 3, जिसके अंदर हम मेनली पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट डिसिप्लिन्स के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो हमारे इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये यूनिट हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट की आखिरी यूनिट है। तो ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हम मेनली 5 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है इटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑटोमेशन। चौथा टॉपिक हमारा थोड़ा लेंदी जाने वाला है, जो है प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अंदर मेनली हम 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है कोर मैट्रिक्स, मैनेजमेंट इंडिकेटर्स एंड लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशन। और आज का हमारा 5वां और आखिरी टॉपिक होने वाला है, जो इस सब्जेक्ट का भी आखिरी टॉपिक है, वो है प्रोसेस डिस्क्रिमिनेट्स। तो चलो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है इटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग। इसकी एनालॉजी इस तरह से है, जैसे आप कोई नए डिश ट्राई करने जाते हो बनाने के लिए, तो आप पहली बार में उसको हो सकता है अच्छा ना बनाओ, दूसरी बार में हो सकता है उसे थोड़ा बेटर बनाओ, और तीसरी बार में हो सकता है आपकी वो डिश एकदम परफेक्ट बन जाए। तो इसी एनालॉजी पे बेस्ड है हमारी इटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग। आखिर ये होती क्या है? बेसिकली इटरेटिव प्लानिंग मीन्स यू डोंट प्लान एवरीथिंग एट वंस एट द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इंस्टीड यू प्लान, डू, रिव्यू, रीप्लान इन साइकिल्स। तो देखो, इटरेटिव प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग एक बार में ना करके हम इसे मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि प्लान, डू, रिव्यू और रीप्लान, और मल्टीपल साइकिल्स के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। ईच साइकिल इज कॉल्ड एन इटरेशन। हर एक साइकिल को हम इटरेशन कहते हैं। कुछ बुक्स में इसको स्प्रिंट और इंक्रीमेंट भी कहा जाता है। और ये है दोस्तों हमारे इटरेटिव प्लानिंग का लूप, जिसमें हमारा पहला जो स्टेज है वो है प्लान, दूसरा स्टेज है एग्जीक्यूट, तीसरा स्टेज है इवेल्युएट, चौथा स्टेज है रीप्लान, और ये हमारा लूप इसी तरह से चलता रहता है। तो अब बात करते हैं कि सारी प्लानिंग हम एक बार में क्यों नहीं करते हैं। तो इसके 5 सबसे सॉलिड रीजन हैं। देखो, रिक्वायरमेंट चेंज ओवर टाइम्स। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो क्लाइंट का माइंड है, वो समय के साथ चेंज होते रहता है। टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड न्यू टूल्स अपीयर। देखो, जो एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो उसको लगभग बनने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। इसी बीच कई सारी नई टेक्नोलॉजी, नई फ्रेमवर्क्स और नए टूल्स मार्केट में आते रहते हैं। सो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को हम अपने प्रोजेक्ट में अडॉप्ट कर सकते हैं, यदि हम इटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग का यूज करें तो। तीसरा हमारा रीजन है टीम लर्न्स न्यू थिंग्स एज दे एक्चुअली वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। देखो, जब आप किसी भी चीज पे एक्चुअली वर्क करने जाते हो, तो आपको बहुत सी नई बातें सीखने को मिलती है। इस तरह की लर्निंग को हम अडॉप्ट कर सकें, इसके लिए हमारी ये प्लानिंग जो है वो इफेक्टिव है। चौथा हमारा रीजन है रिस्क ओनली बिकम क्लियर आफ्टर यू स्टार्ट वर्किंग। देखो, ऐसे बहुत से हिडन रिस्क होते हैं जो केवल तब हमारे सामने आते हैं जब हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो इस तरह के रिस्क को हम इवॉल्व कर सकें, इसीलिए हम इटरेटिव प्लानिंग का रास्ता अपनाते हैं। आखिरी हमारा पॉइंट है अपफ्रंट प्लानिंग इज बेस्ड ऑन assumptions दैट ऑफ्टन टर्न आउट रॉन्ग। देखो, जब आप किसी भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग ऐसा शुरू में करके चलते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें अज्यूम करके चलनी पड़ती हैं, आपका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। इस तरह के एजम्पशंस आगे चल के गलत साबित हो सकते हैं और आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए हम सारी प्लानिंग एक बार में नहीं करते हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटरेटिव प्लानिंग के बारे में। तो हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है शॉर्ट प्लानिंग हॉरिजॉन्स। Instead of planning for a full 2-year project, you plan for the next 4 to 6 weeks only. This keeps the plan realistic and achievable. तो ये कंसेप्ट कहता है दोस्तों कि आप पूरे 2 साल के या 1 साल के प्रोजेक्ट की प्लानिंग एक बार में ना करके आपको केवल अगले 4 से 6 हफ्ते की प्लानिंग जो है वो एकदम सॉलिड करके चलनी है। इससे जो हमारा प्लान है वो रियलिस्टिक और अचीवेबल होता है। फार फ्यूचर टास्क डोंट नीड डिटेल्ड प्लान्स येट बिकॉज टू मच विल चेंज बिफोर यू गेट देयर। देखो, होता क्या है कि जो बहुत ही दूर के टास्क है, जो हमारे फार फ्यूचर टास्क है, उसके लिए हम बहुत ही डिटेल प्लान नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। ठीक है। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो है रोलिंग वेव प्लानिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग का। हाँ, ये कंसेप्ट कहता है कि नियर टर्म टास्क आर प्लान्ड इन ग्रेट डिटेल, फार फ्यूचर टास्क आर प्लान्ड ओनली एट अ हाई लेवल। एज टाइम पासेस फ्यूचर टास्क गेट मोर डिटेल्ड व्हेन दे गेट क्लोजर। ये कंसेप्ट कहता है दोस्तों कि आपके पास जो एकदम शुरुआत का जो काम है, उसकी प्लानिंग आप एकदम डिटेल्ड में लेके चलते हो। लाइक शुरू का जो आपके 1 से 4 हफ्तों तक का काम है, जो शुरू के 1 महीने का काम है, उसकी प्लानिंग तो आप एकदम डिटेल्ड में करके चलते हो। लेकिन इसके बाद जो आने वाला काम है, जो हमारे दूर का काम है, जो हमारे फार फ्यूचर टास्क है, उनका आप एक केवल रफ प्लान लेके चलते
चलते हो, केवल बिग पिक्चर व्यू या हाई लेवल व्यू लेके चलते हो, और जो बहुत बात के काम है उनको आप और भी ज़्यादा रफ प्लान लेके चलते हो। तो जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, पहले वीक 1 से 2 और वीक 3 से 4, यानी कि हमारे वीक 1 से 4 का जो काम है उसकी प्लानिंग हम एकदम डिटेल्ड में करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े बाद का काम है, जैसे 5 से 8 हफ्ते का काम, उसकी हम रफ प्लानिंग करते हैं। और जो 3 महीने उससे ज़्यादा का जो ज़्यादा देर बाद का जो हमारा काम है, उसकी हम एकदम बहुत ही थिन लाइन की प्लानिंग लेके चलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा समय नज़दीक आता जाता है, जैसे जैसे हम इस स्टेज पे आ जाएंगे लगभग 3 से 4 हफ्ते के, तो हम आगे के जो 5 से 8 हफ्ते का काम है उसकी हम प्लानिंग डिटेल कर लेते हैं। मतलब जैसे जैसे समय पास आता जाता है वैसे वैसे उसकी प्लानिंग को हम रफ लेवल से डिटेल्ड लेवल की तरफ लेके जाने लगते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा कंसेप्ट है बेस लाइन प्लस री बेस लाइन। यू सेट अ बेस लाइन प्लान एट द स्टार्ट ऑफ ईच इटरेशन, एट द एंड यू कंपेयर एक्चुअल वर्सेस प्लान, इफ थिंग्स चेंज अ लॉट यू री बेस लाइन, है ना। देखो होता क्या है कि आप शुरू में अपने हर एक इटरेशन के पहले अपना एक बेस लाइन प्लान लेके चलते हो, उस इटरेशन के एंड में आप अपने जो एक्चुअल प्लानिंग रहती है, जो आपकी प्लानिंग रहती है, और जो आपने एक्चुअल में जो अपने गोल अचीव किए रहते हैं उनका आप कंपैरिजन करते हो। यदि उस कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आप रियलाइज करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बेस लाइन को रीसेट करना पड़ता है। इसको हम री बेस लाइन करना भी बोलते हैं। दिस इज टोटली नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड। देखो ये जो चीज़ है, बड़े सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम होता है उनमें ये एकदम नॉर्मल है और ये एक्सपेक्टेड है। ये कोई बहुत ही गलत काम नहीं है यदि आपकी एक्चुअल प्लानिंग में और आपकी प्लान्ड प्लानिंग में और आपकी एक्चुअल जो गोल अचीव कर रहे हो उसमें यदि ज़्यादा डिफरेंस आए तो। चौथा जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों वो होता है इंक्रीमेंटल डिलीवरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यू डिलीवर वर्किंग पीसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ ईच इटरेशन। देखो होता क्या है दोस्तों कि आपका जो क्लाइंट होता है उसको आप समय समय पे अपने पूरे सॉफ्टवेयर का छोटे छोटे वर्किंग पीस को आप डिलीवर करते रहते हो। इससे आपको क्लाइंट के इमीडिएटली फीडबैक पाने में भी आसानी होती है और क्लाइंट कहीं ना कहीं खुश भी होता है क्योंकि उसको उसका काम होता हुआ दिख रहा होता है। सो इटरेटिव प्लानिंग साइकिल स्टेप बाय स्टेप, ये है दोस्तों हमारा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लूप, जिसे हम इटरेटिव प्लानिंग साइकिल भी कहते हैं। ये टोटल 6 स्टेप्स में बटा हुआ है और ये एक लूप की तरह चलता रहता है। हमारा जो पहला स्टेप है वो है डिफाइन वर्क आइटम्स, जिसके अंदर हम अपने वर्क आइटम्स को डिफाइन करते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा एस्टिमेट एफर्ट। इसके अंदर हम अपने एफर्ट को एस्टिमेट करते हैं, जैसे कितने लोग काम करेंगे, कितने देर तक काम करेंगे, कितने समय का काम है। तीसरा है हमारा स्टेप 3 शेड्यूल टास्क, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर अपने टास्क को शेड्यूल करते हैं। इसका मतलब हम किसी भी प्रोजेक्ट की जो हमारी स्टार्ट करने का टाइम है, जो उसकी डेडलाइन है, इन सारी चीज़ों को हम शेड्यूल करते हैं। चौथा है हमारा प्लान को एग्जीक्यूट करना। देखो अब प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है जिसमें आप अपने एक्चुअल वर्क को कहीं ना कहीं जाके इंप्लीमेंट करते हो, प्रोजेक्ट को डेवलप करते हो, कोड लिखते हो। पांचवा स्टेप आता है रिव्यू एंड मेजर। देखो इस स्टेप में आके आप अपने पूरे काम को, अपने डिज़ाइन को, अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपने एक्चुअल जो आपका कोड है, आपका जो डिलीवरेबल आपका प्रोडक्ट है, उसको आप रिव्यू करते हो और अपने जो शुरू में अपनी चीज़ें प्लान करके चली थी उनकी तुलना में आप इसको मेजर करते हो। उसके बाद रीप्लान एंड देन नेक्स्ट स्टेशन। देखो यदि आपने जो अचीव किया है और आपने जो तय किया था उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो आप स्टेप 6 की तरफ आते हो, जिसमें आप चीज़ों को रीप्लान करते हो और नेक्स्ट स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हो। और इसके बाद ये इसी तरह से ये लूप जो है वो चलता रहता है। देखो अभी हमने बात की इटरेटिव प्लानिंग की। अब प्लानिंग भी 2 लेवल पे होती है। तो पहला लेवल है हमारा मैक्रो लेवल प्लान, जिसे आप प्रोजेक्ट प्लान भी बोलते हो। इट कवर्स द होल प्रोजेक्ट एट अ हाई लेवल। ये जो हमारा मैक्रो लेवल प्लान होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे प्रोजेक्ट को एक हाई लेवल पे कवर करके चलता है। इसमें हमारी मेजर माइलस्टोन्स के बारे में बात होती है, डिलीवरेबल्स को हम डिसाइड करते हैं, रिलीज डेट्स का डिसीजन होता है, डन एट द बिगनिंग, अपडेट ओकेशनली। ये जो है वो हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के जो हमारा इनिशियल स्टेज होता है उसी समय ये सारी प्लानिंग कर ली जाती है। इसमें केवल एक हाई लेवल व्यू रखा जाता है जिसके अंदर हम ओकेशनली ही अपडेट करते हैं। एक्यूरेसी की यदि मैं बात करूँ तो एक्यूरेसी इज इक्वल टू रफ प्लस माइनस 50% इज फाइन है। आप यहाँ पे एक रफ प्लान लेके चलते हो जिसके अंदर आपका प्लस माइनस 50% एरर जो है वो एक्सेप्टेड होता है। दूसरा जो हमारा लेवल है दोस्तों प्लानिंग का वो है मैक्रो लेवल प्लान, जिसे आप इटरेशन प्लान भी कहते हो। इट कवर्स 1 इटरेशन ओनली। ये केवल एक इटरेशन के लिए की गई प्लानिंग है। एक इटरेशन यदि एक कैजुअली देखा जाए तो 2 to 4 वीक्स का होता है। ये बहुत ही डिटेल होता है। तो एक पर्टिकुलर इटरेशन के अंदर कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कितने घंटे काम करेगा, इन सारी चीज़ों का डिटेल वर्जन होता है इसमें, ठीक है। डन फ्रेश बिफोर ईच इटरेशन स्टार्ट। ये हर एक इटरेशन के बाद एक नई प्लानिंग की जाती है, हर इटरेशन के बाद अपनी प्लानिंग को रिफ्रेश किया जाता है।
एक्यूरेसी के लिए मैं बात करूं तो एक्यूरेसी इज इक्वल टू मच बेटर प्लस माइनस 10 to 20%। देखो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो मैक्रो लेवल प्लान की कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है, केवल प्लस से 20 प्लस माइनस 10 to 20% एरर ही इसमें एक्सेप्टेबल होते हैं। यदि मैं एनालॉजी की बात करूं तो आप मैक्रो प्लान को इस तरह से समझ सकते हो कि आप किसी एक स्टेट में हो और देन आपको किस स्टेट में या किस सिटी में जाना है इसकी प्लानिंग कर सकते हो। जैसे आप दिल्ली में हो और आपको मुंबई जाना है, ये डिसीजन लेना कहलाता है मैक्रो प्लान। लेकिन आपको किन रास्तों से होके जाना है, किन साधनों से होके जाना है, यदि आप कार से होके जा रहे हैं तो किस रोड पे किस समय पे आपको कौन से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाना है, इन सारी चीजों की जो डिटेल प्लानिंग होती है वो होती है मैक्रो प्लान। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग इटरेटिव प्लानिंग। अब इटरेटिव प्लानिंग के टाइम पे हम जो भी आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी स्टडी करते हैं। एक साइड पे लिखे हुए हैं सारे आर्टिफैक्ट्स और दूसरे साइड में लिखा हुआ है कि आखिर ये कंटेन्स क्या करते हैं। तो पहला है हमारा WBS यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। इट कंटेन्स ऑल टास्क ब्रोकन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस। तो ये जो हमारा आर्टिफैक्ट होता है वो हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मैनेजेबल पीस में जब हम ब्रेक करते हैं वो सारे ब्रेक जो पीसेस हैं उनके डिटेल्स को कंटेन करता है। दूसरा है इटरेशन प्लान। देखो करंट इटरेशन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं और मैनेजमेंट टीम के साथ अपने हायर टीम के साथ जितने भी आपके कम्युनिकेशन है उन सारी चीज़ों का एक जो डिटेल्ड प्लान होता है वो इटरेशन प्लान के अंदर होता है। तीसरा जो हमारा आर्टिफैक्ट है वो है रिस्क लिस्ट। उस पर्टिकुलर इटरेशन में निकल के आने वाले रिस्क, जो रिस्क आपके क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड हैं वो रिस्क, जो रिस्क आपके इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे निकल के आते हैं उस सिचुएशन में वो सारे रिस्क, उनको एलिमिनेट करने की जो स्ट्रेटजी है इनका पूरा डिटेल्ड जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है वो रिस्क लिस्ट के अंदर दिया होता है। अगला जो हमारा आर्टिफैक्ट है वो है एफर्ट एस्टिमेट। कितने लोग काम करेंगे, कितने आवर या कितने दिन पे एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको चाहिए है, इसके बारे में जानकारी देता है हमारा एफर्ट एस्टिमेट। अगला जो हमारा आर्टिफैक्ट है वो है शेड्यूल। तो इसमें शेड्यूलिंग की बात आती है। जब भी शेड्यूल की बात आए तो हमेशा समय से जुड़ी हुई बात रहेगी। तो आपकी जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट कहाँ पे हो रही है हर एक टास्क की और खत्म कहाँ पे हो रही है, इसका सारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है हमारा शेड्यूल में। और जो हमारा आखिरी आर्टिफैक्ट है वो है वेलोसिटी रिकॉर्ड। हर एक इटरेशन के बाद, हर एक स्प्रिंट के बाद आपका काम कितना बेटर हुआ है, आपकी वेलोसिटी क्या है उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की, इसकी सारी हिस्ट्री को कंटेन करने का काम करता है हमारा वेलोसिटी रिकॉर्ड। अब इटरेटिव प्लानिंग के आखिर बेनिफिट्स क्या हैं? इसके कई सारे बेनिफिट हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इट हैंडल्स चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ग्रेसफुली। देखो रिक्वायरमेंट्स समय के साथ बदलते रहती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से हैंडल करने का, अपने प्रोजेक्ट के अंदर हो रहे चेंजेस को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। डिलीवर्स वैल्यू अर्ली एंड ऑफ्टन, क्लाइंट सीज वर्किंग सॉफ्टवेयर सूनर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस हर एक इटरेशन के बाद आप कुछ ना कुछ वर्किंग पीस जो है वो अपने क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करते हो, उसे डिलीवर करते हो, जिससे क्लाइंट अपने हो रहे काम को अच्छी तरह से देख सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है टीम स्टेज मोटिवेटेड। जब आपको हर एक इटरेशन के बाद कुछ नया सीखने को मिलता है, हर इटरेशन के बाद कुछ नया काम आप डेवलप करते हो, तो आपकी टीम भी मोटिवेट रहती है। अगला पॉइंट है प्रॉब्लम्स आर कॉट अर्ली नॉट राइट एट द वेरी एंड इट्स टू लेट। जैसा कि आपने वाटरफॉल फिलॉसफी में भी देखा होगा कि यदि आप सारा काम एक साथ करने के बाद में उसको रिप्रेजेंट करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। इसमें क्या रहता है कि जब आप हर एक इटरेशन के बाद अपना कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते रहते हो, नई प्लानिंग करते रहते हो, हर तरह के छोटे मोटे रिस्क को रिजॉल्व करते चलते हो, तो लास्ट में जाके आपके सामने बड़े रिस्क नहीं आते हैं। बेटर एक्यूरेसी इन एस्टिमेट्स ओवर टाइम एज टीम लर्न्स देयर वेलोसिटी। देखो जब आप हर एक इटरेशन के बाद अपनी प्लानिंग करते हो, अपने कॉस्ट को और अलग अलग टास्क की डेडलाइन को एस्टिमेट करते हो, तो उसकी एक्यूरेसी भी बेटर होती है, जिसके लिए अगले जो 1 से 4 हफ्ते हैं, अगले जो महीने 2 महीने का समय है, उसके लिए जो आपका एस्टिमेशन है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहता है और क्लियर प्लानिंग के साथ आप काम भी बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो। रिस्क इज रिड्यूस, यू डोंट बेट एवरीथिंग ऑन वन बिग प्लान। देखो आप पार्ट में काम करते हुए चलते हो, मल्टीपल साइकिल्स में इटरेशन में काम करते हुए चलते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो रिस्क है हाई लेवल पे जाने के बाद जो आपके रिस्क आने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक जो है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज। देखो दोस्तों, मैं आपको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता देता हूँ। आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में इसमें बात होने वाली है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो सीधे से मैं यदि आपको सामान्य भाषा में समझाना चाहूँ तो एक आईटी कंपनी, चाहे वो छोटे स्केल की हो बड़े स्केल की हो, उसके काम करने का तरीका, उसके प्रोजेक्ट डेवलप करने का तरीका, क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेके टीम के थ्रू डेवलप करा के डिलीवर करने तक का जो प्रोसेस है, इसके लिए वो जो स्ट्रक्चर को अपनाती है उसे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस टॉपिक में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी एनालॉजी क्या है दोस्तों?
यदि आपके पास रोल क्लियर नहीं होंगे, यदि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो डेवलपर्स हैं उनके रोल क्लियर नहीं होंगे, टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट को किल करने की स्टेज तक भी ले जा सकते हैं। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट टीम का स्केलेटन होता है। जिस तरह स्केलेटन के बिना आपकी बॉडी खड़ी नहीं हो सकती, उसी प्रकार अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बिना आपका प्रोजेक्ट अच्छा डेवलप नहीं हो सकता। सो व्हाई डज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैटर? बिकॉज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैज मैनी पीपल डूइंग मैनी डिफरेंट थिंग्स। देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे होते हैं। इफ रोल्स आर नॉट क्लियर, पीपल स्टेप ऑन ईच अदर टोज, इंपॉर्टेंट टास्क गेट ड्रॉप। देखो, यदि आप उनके बीच में उनके उनके रोल को अच्छे से क्लियर नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कंफ्यूजन हो सकती है, वे एक दूसरे के काम को इंटरप्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो टास्क हैं वो कहीं ना कहीं छूट सकते हैं या भुलाए जा सकते हैं, आपकी टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टेल्स अस। तो देखो, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमको क्या क्या बताता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार रहेगा, उसके लिए अकाउंटेबल रहेगा या रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हु रिपोर्ट्स टू वॉम, कौन किसे रिपोर्ट करेगा। हु मेक द डिसीजन, आखिरकार डिसीजन लेगा कौन। एंड हु नीड्स टू कम्युनिकेट विद द वॉम, तो आखिर कौन किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें देता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो इससे पहले कि मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आऊँ, आपको ज़रूरत है स्टेक होल्डर की हमारी हायरार्की को समझने की। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो स्टेक होल्डर की हायरार्की होती है दोस्तों, उसको इस फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें हमारा जो पहला लेवल है वो है कस्टमर या क्लाइंट, जो कि हमें रिक्वायरमेंट अलॉट करवाता है, हमें फंड अलॉट करवाता है, और जो हमारा क्लाइंट होता है जिसे हमें आखिर में अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। दूसरा होता है हमारा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, ये हमारा सेकंड पर्सन है। ये जो होता है वो हमारे बजट को अप्रूव करता है, हमें स्पॉन्सर करता है। तीसरा है दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा बहुत ही अच्छी अथॉरिटी होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके एक अच्छी क्वालिटी के साथ डेडलाइन के अंदर अपने क्लाइंट को डिलीवर करे। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं जो कि हैं डेव टीम, आर्किटेक्ट टीम, टेस्ट टीम। डेव टीम का काम होता है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, एग्जीक्यूट करना, कोड लिखना। आर्किटेक्ट का काम होता है अपने सिस्टम को आर्किटेक्चर देना या फिर सिस्टम डिजाइन का काम करता है। टेस्ट टीम का काम है कि डेवलपर टीम और आर्किटेक्ट टीम के द्वारा बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअल वर्किंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको टेस्ट करना, उनमें बग आइडेंटिफाई करना और उसको रिजॉल्व करना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं दोस्तों वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, ये आईटी इंडस्ट्रीज में काम होने वाले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं। ये एक तरह से उनकी कंपनी के उनके प्रोजेक्ट्स के काम करने का तरीका बताते हैं। तो पहला है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। पीपल आर ग्रुप्ड बाय देयर स्पेशलिटी। द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज फीक अथॉरिटी, फंक्शनल मैनेजर्स आर द रियल बॉसेस। तो देखो इसमें काम क्या होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता क्या है कि हम अपनी एक प्रोजेक्ट की टीम को मल्टीपल टीम्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अपने इंजीनियर्स को हम उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग टीम्स में ग्रुप कर देते हैं। जैसे अब देखो, ये कंपनी हेड हो गया, अब इसके अंदर आता है डेवलपर डिपार्टमेंट, टेस्ट डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है अपने काम के लिए। जैसे डेवलपर डिपार्टमेंट का काम है डेवलप करना, टेस्ट डिपार्टमेंट का काम है उस प्रोड्यूस किए गए प्रोजेक्ट को टेस्ट करना, और क्यूए डिपार्टमेंट का काम है उस पर क्वेरीज करना या क्यूए करना, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उस प्रोजेक्ट मैनेजर को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अलग अलग टाइप्स की डेवलपर टीम, टेस्ट डिपार्टमेंट और क्यूए डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके उन्हें अपना प्रोजेक्ट असाइन करता है। देखो दोस्तों, ऐसा है कि जरूरी नहीं होता इसके अंदर कि डेवलपर डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से असाइन हो। डेवलपर डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए काम करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स में एक वीक अथॉरिटी होती है, जो इसमें स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होती है वो होती है फंक्शनल मैनेजर। या फिर मैं आसान तरीके से समझाना चाहूँ तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट आप देख रहे हो, जो इनके टीम लीड हैं वो एक्चुअल में पावर में होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर उतनी पावर में नहीं होता है। जो टीम है वो डायरेक्ट अपने टीम लीड को रिपोर्ट करती है, टेस्ट टीम जो है वो अपने टीम लीड को, और ये जो टीम है वो अपने टीम लीड को रिपोर्ट करती है। और टीम लीड जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर, और ये
उनको रिपोर्ट करते हैं। इसमें जो है वो प्रोजेक्ट जो है उसके डेवलपमेंट का काम प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो टीम मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने डिपार्टमेंट के लिए लॉयल होते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए लॉयल नहीं होते, क्योंकि उनके पास एक टाइम पे ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वो जिस पे वो काम कर रहे होते हैं। दूसरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ठीक इसका उल्टा है दोस्तों। जिस प्रकार इसमें आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, है ना, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक इंजीनियर है तो वो डेडिकेट होता है वन प्रोजेक्ट के लिए। एवरीवन इज डेडिकेटेड टू वन प्रोजेक्ट अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके अंडर में एक टीम दी जाती है, वो पूरी की पूरी टीम एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो एक टीम है वो पर्टिकुलरली एक प्रोजेक्ट के लिए ही डेडिकेटेड होती है। इन दिस केस पीएम हैज फुल अथॉरिटी। देखो इस टाइप के केस में क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास सारी की सारी अथॉरिटी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा एक्चुअल वर्किंग बॉस होता है, एक पावरफुल पर्सन होता है उस प्रोजेक्ट का, ठीक है। बेस्ट फॉर लार्ज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ये जो है वो हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल होता है। बट रिसोर्सेज कांट बी शेयर्ड इजीली बिटवीन प्रोजेक्ट्स। देखो इसकी कहीं ना कहीं खामी भी है। अलग अलग लोगों के लिए जो है वो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं इजीली शेयर नहीं हो पाते हैं, तो आपको हर एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक अलग टीम की ज़रूरत पड़ती है। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों वो होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और फंक्शनल डिपार्टमेंट भी होते हैं। टीम मेंबर्स बिलोंग टू बोथ अ फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड द प्रोजेक्ट। दे हैव टू बॉसेस, देयर फंक्शनल मैनेजर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर। दिस अलाउ फ्लेक्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज बट कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट व्हेन द टू बॉसेस डिसएग्री। तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें जो है इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट है। इसमें एक पर्सन एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, एक टीम एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। प्रोजेक्ट में एक टीम एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर एक ही टीम के लिए काम कर रही है, बट रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं शेयर नहीं हो पाते हैं, हमें एक स्पेसिफिक टीम की जरूरत पड़ती है। इसी इशू को रिजॉल्व करता है हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो एक बंदा है या एक इंजीनियर है वो अपने जो डिपार्टमेंट को भी बिलोंग करता है, अपने प्रोजेक्ट को भी कहीं ना कहीं वो बिलोंग करता है। देखो होता क्या है, जैसे ये है डेवलपर डिपार्टमेंट, ये है टेस्ट डिपार्टमेंट, ये है क्यूए डिपार्टमेंट। मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। तो इसमें डेवलपर डिपार्टमेंट के अंदर पर्टिकुलर जो 3 डेवलपर हैं वो केवल एक ही प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। 2 डेवलपर केवल प्रोजेक्ट बी के लिए और 4 डेवलपर केवल प्रोजेक्ट सी के लिए ही एक समय पे डेडिकेटेड रहते हैं। मतलब एक डेवलपर एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा होता है, वो एक डिपार्टमेंट पे रहते हुए केवल एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा होता है। सेम चीज़ काम करती है हमारे बाकी डिपार्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। सो की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अब देखो हमने फंक्शनल मैनेजर्स के बारे में पढ़ा है ना, और प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में पढ़ा। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर आखिर क्या होता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, हमारा की पर्सन है। इट ओन्स द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल प्लानिंग होती है वो यही बंदा करता है, इस बंदे का सबसे ज़्यादा रोल होता है। इट मैनेज बजट, शेड्यूल, रिस्क एंड स्कोप। हमारे प्रोजेक्ट के बजट को एस्टिमेट करने में, शेड्यूल को निर्धारित करने में, रिस्क का पता लगाने में और उस प्रोजेक्ट के स्कोप को तय करने में भी इसकी भागीदारी बहुत अच्छी होती है। यही सारी चीज़ों को मैनेज करता है। इट कम्युनिकेट्स विद क्लाइंट एंड सीनियर मैनेजमेंट। क्लाइंट के साथ और हमारे इंडस्ट्री की जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके साथ कम्युनिकेट करने का काम भी प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। इट रिपोर्ट्स ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस रेगुलरली। हमारे प्रोजेक्ट स्टेटस पे क्लाइंट को और सीनियर जो हमारे मैनेजमेंट है उसको रेगुलरली उसका अपडेट देने का काम भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर लाइक द कैप्टन ऑफ अ शिप डजंट रो बट डिसाइड द डायरेक्शन। देखो जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक शिप के कैप्टन की तरह काम करता है, जो कि अपने शिप को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगला जो आता है दोस्तों वो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। ये सिस्टम डिजाइन करने का जो हमारी टीम होती है, आर्किटेक्ट टीम होती है, उसके अंदर का जो हमारा पर्सन होता है वो होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। इट डिजाइन द ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। जिस सिस्टम को आप डेवलप करने जा रहे हो उसके ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का काम हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट करता है। इट मेक्स टेक्नोलॉजी डिसीजन। देखो आप अपने सिस्टम के अंदर किस तरह के डेटाबेस का यूज करना चाह रहे हो, फ्रेमवर्क का यूज करने जा रहे हो, या टूल्स और टेस्ट के लिए स्क्रिप्ट्स का यूज करने जा रहे हो, ये सारे टेक्नोलॉजी डिसीजन कौन लेता है, हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंश्योर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स फिट टुगेदर प्रॉपर्ली। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट फंक्शनैलिटी एक दूसरे पे कैसे ओवरलैप तो नहीं कर रही है, एक दूसरे के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, इसको इंश्योर करने का काम भी हमारा आर्किटेक्ट करता है। इट गाइड्स डेवलपर्स ऑन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड पैटर्न। डेवलपर टीम जो होती है उसके अंदर काम करने वाले डेवलपर्स को टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, उनके पैटर्न्स के बारे में समझाने का, गाइड करने का काम भी हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट करता है। अगला जो पर्सन है दोस्तों वो है डेवलपर या प्रोग्रामर। इट राइट्स द एक्चुअल कोड, डज यूनिट टेस्टिंग ऑफ देयर ओन कोड,
it participates in design discussions, it reports progress to project manager. तो ये जो होता है दोस्तों, डेवलपर जो होता है वो एक्चुअल कोड को राइट करता है, ये एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है ना, कोड को लिखने का काम है, वो यही बंदा करता है। छोटी छोटी फंक्शनलिटी पे यूनिट टेस्टिंग का काम भी ये अपने कोड पे खुद से करता है ना, डिज़ाइन के डिस्कशंस में ये पार्टिसिपेट करता है, और ये डायरेक्ट ये जो है वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने प्रोजेक्ट की अपडेट के बारे में रिपोर्ट करता है। उसके बाद आता है टेस्ट इंजीनियर, ठीक है। इट क्रिएट टेस्ट प्लान्स एंड टेस्ट केसेस, ये टेस्ट प्लान्स और टेस्ट केसेस को क्रिएट करता है ना, टेस्ट एग्जीक्यूट करता है, बग्स को आइडेंटिफाई करता है, जो भी आइडेंटिफाइड बग्स हैं उनको सही तरीके से फिक्स करता है। इट रिपोर्ट्स ऑन सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इसका काम होता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की रिपोर्ट सबमिट करना, किसको, प्रोजेक्ट मैनेजर को। अगला आता है हमारा दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इट मैनेजेस वर्जन्स ऑफ द कोड, विच वर्जन इज द लेटेस्ट, कंट्रोल चेंजेस टू सॉफ्टवेयर, नो अनऑथराइज्ड चेंजेस अलाउड, इट मेंटेन्स द बेसलाइन, द ऑफिशियल वर्जन एट एनी पॉइंट। सो देखो, ये हमारे कोड के वर्जन्स को मैनेज करता है कि कौन सा कोड वर्जन लेटेस्ट है, कौन सा वर्जन हमारे सॉफ्टवेयर के लिए सूटेबल है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर होने वाले चेंजेस को ये कंट्रोल करता है, अनऑथराइज्ड जो चेंजेस हैं उनको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्ट की बेस लाइन को मेंटेन करके चलता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो है RACI चार्ट। देखो, RACI चार्ट जो है वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमारे अलग अलग जो इंजीनियर्स हैं और जो हमारे प्रोजेक्ट के बीच में जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको डिफाइन करता है। दिस इज अ टूल टू क्लियरली शो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट टास्क इन द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के अंदर किस टास्क के लिए कौन सा व्यक्ति कितना ज़्यादा जिम्मेदार है, इस बात को दिखाने का काम हमारा ये RACI चार्ट करता है। R का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, A का मतलब है अकाउंटेबल, है ना, और C का मतलब है कंसल्टेंट। देखो, रिस्पॉन्सिबल का मतलब कौन किस काम को कर रहा है, उसके आउटकम को कौन ओन कर रहा है, ये है अकाउंटेबल, ठीक है ना। इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि कौन उसे लूप के अंदर रख रहा है, कैप्ट कर रहा है, ठीक है। कंसल्टेंट का मतलब है उस काम के लिए इनपुट या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम कौन व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। अब देखो, RACI चार्ट के अंदर एक खास बात रूल होता है या एक खास पॉइंट होता है कि हर एक टास्क के लिए केवल एक ही व्यक्ति अकाउंटेबल हो सकता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति अकाउंटेबल नहीं हो सकते। सो बात करते हैं टास्क के बारे में। देखो, एक्स एक्सिस पे आपके ये सारे की पर्सन दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट, डेवलपर और टेस्टर, ठीक है। वाई एक्सिस पे दिए हुए हैं आपके सारे टास्क, जैसे कि रिक्वायरमेंट डिफाइन करना, आर्किटेक्चर क्रिएट करना। तो देखते हैं कि कौन किसके लिए कितना ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो यदि मैं रिक्वायरमेंट डिफाइन करने की बात करूँ तो उसके लिए जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अकाउंटेबल है, और बाकी के जो हमारे लोग हैं, आर्किटेक्ट, डेवलपर और टेस्टर, वो उसके लिए कंसल्टेड हैं। आर्किटेक्चर क्रिएट करने की बात करूँ तो आर्किटेक्ट उसके लिए अकाउंटेबल है, डेवलपर उसके लिए कंसल्टेड है, और प्रोजेक्ट मैनेजर और टेस्टर केवल इन्फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। कोड को राइट करने की बात करूं तो इसके लिए अकाउंटेबल होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डेवलपर, इसके लिए जो हमारा कंसल्टेंट होता है वो होता है हमारा आर्किटेक्ट, और इसके लिए जो इन्फॉर्म्ड होता है वो है टेस्टर। यदि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की बात करूं तो टेस्टर वो काम कर रहा है, इट डज द वर्क, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। अकाउंटेबल जो है वो है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, जो इन्फॉर्म्ड है वो है हमारा आर्किटेक्ट, और जो इनपुट प्रोवाइड कर रहा है या फिर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको टेस्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारा कंसल्टेंट है इस टास्क का, वो है हमारा डेवलपर, ठीक है। अगला जो हमारा टास्क है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन को डिप्लॉय करने का, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। इसके लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है, हमारे दो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो हमारा डेवलपर और दूसरा हमारा टेस्टर, जो ये डिप्लॉय करने का काम करते हैं। इसके लिए जो अकाउंटेबल है वो है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, और आर्किटेक्ट इसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सो इट इज कंसल्टेंट। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑटोमेशन, है ना। दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। प्रोसेस ऑटोमेशन का काम, प्रोसेस ऑटोमेशन के पीछे की एनालॉजी ये है दोस्तों, वाई डू मैनुअली व्हाट अ टूल कैन डू ऑटोमेटिकली। देखो, हम उस काम को मैनुअली क्यों करें जो किसी ना किसी टूल की सहायता से ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। यदि आपके पास बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है तो आप मेड को लगा के उस पर एक मैनुअल फोर्स लगा रहे हो, है ना, कॉस्ट खर्च कर रहे हो, टाइम खर्च कर रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं यदि आपके पास डिश वॉशर है तो। यही है हमारे प्रोसेस ऑटोमेशन के पीछे की एनालॉजी। सो व्हाट इज प्रोसेस ऑटोमेशन? प्रोसेस ऑटोमेशन मीन्स यूजिंग टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स टू ऑटोमेटिकली हैंडल रिपीटेटिव टाइम कंज्यूमिंग टास्क इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के प्रोसेस में जो आपके रिपीटेटिव और सबसे ज़्यादा समय लेने वाले टास्क हैं उनको मैनुअली करवाने की जगह आप टूल्स और स्क्रिप्ट से ऑटोमेटिकली हैंडल करने का जो हमारा कंसेप्ट है वो कहलाता है आपका प्रोसेस ऑटोमेशन। इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस डूइंग दिस टास्क मैनुअली एवरी सिंगल टाइम वी सेट अप सिस्टम्स दैट डू
them automatically, consistently and faster। देखो उस रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को ह्यूमन से करवाने से बेटर है कि ह्यूमन यदि उस रिपीटेटिव काम को करेगा तो बार बार उसको कोड लिखने पड़ेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं एक ही काम को बार बार करने पे भी ह्यूमन जो ओरिएंटेड टास्क होते हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो हम एक ऐसा सिस्टम सेटअप करते हैं जो कि उस काम को फास्ट तरीके से कर सके, कंसिस्टेंसी के साथ कर सके और उस सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली हैंडल कर सके। सो वाई ऑटोमेट? देखो मैनुअल प्रोसेस हैव सीरियस प्रॉब्लम्स दैट हर्ट क्वालिटी एंड पीस। यदि आप ऐसे काम जो कि टूल्स की मदद से, है ना, स्क्रिप्ट की मदद से ऑटोमेटिकली हो सकते हैं, यदि उन काम को आप मैनुअल तरीके से करवाओगे तो कहीं ना कहीं आप उनकी क्वालिटी और स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो। देखो पहला पॉइंट आता है ह्यूमन एरर, है ना। जब आप ह्यूमन से करवाओगे सीधी सी बात है, इंसान है, इंसान से तो गलती होती है। हो सकता है आपके कोड में टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, आप कोई टेस्ट स्किप कर जाओ या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप एग्जीक्यूट करना भूल जाओ। इस तरह के ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। देखो इंसान और मशीन का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। यदि इंसान काम करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि मशीन से धीमे काम करेगा। सो इंसान से काम करवाना टाइम कंज्यूमिंग होता है जबकि मशीन उस काम को फास्ट कर सकती है। इनकंसिस्टेंट, देखो होता यह है कि एक इंसान एक से सेम काम को भी यदि वो एक से ज़्यादा बार करे तो हो सकता है अलग अलग रिजल्ट आ जाए या अलग अलग तरीके से उस काम को हैंडल करे, लेकिन ऐसा मशीन के साथ नहीं होता है। कंप्यूटर यदि कोई भी काम करेगा, मशीन या टूल यदि कोई भी काम करेंगे तो उनके काम में कंसिस्टेंसी होती है। तो ऑटोमेशन हमारे प्रोजेक्ट को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करवाता है। बोरिंग, ह्यूमंस में एक मोर मिस्टेक, देखो इंसान काम करता है तो वो मिस्टेक्स भी ज़्यादा करता है ना, और कहीं ना कहीं उन मिस्टेक्स को सॉल्व करने में हमारा एफर्ट भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है और कॉस्ट भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इट इज़ बोरिंग, है ना। नो ऑडिट ट्रेल, देखो जब आप एक बहुत बड़ी टीम बनाते हो, जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपके पास बहुत बड़ी टीम है, वो बहुत बड़ी टीम बहुत ही छोटी छोटी टीमों में डिवाइड है, हर एक इंसान का अपना रोल है। तो इसमें जब आप काम करते हो तो आपको एक्चुअल में उसकी हिस्ट्री नहीं होती, पता होती है कि कौन सा काम किसने किया है, किस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस एरर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी काम को ऑटोमेट कर देते हो तो आपके पास एक उनकी हिस्ट्री आपके पास सेव हो जाती है कि कौन सा काम किस तरीके से किसके द्वारा हुआ है। ऑटोमेशन इस तरह की प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है। अब प्रोसेस ऑटोमेशन के की एरियाज कौन कौन से हैं, तो देखो काम कितने तरह के होते हैं कि देखो डेवलपमेंट का काम है, कोड को टेस्ट करने का काम है, उसको डिप्लॉय करने का काम है। तो इसी तरह से हमारा जो अलग अलग कामों को ऑटोमेट करने का जो एरिया है वो भी इन्हीं पे बेस्ड है। पहला आता है हमारा बिल्ड ऑटोमेशन। बिल्ड ऑटोमेशन किस टीम के लिए काम करता है? डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, और इट्स ऑटोमेटिकली कंपाइलिंग कोड एंड क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल एंड डिप्लॉयबल पैकेज। देखो ये क्या करता है, बिल्ड ऑटोमेशन जो है किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का, है ना, कोड को ऑटोमेटिकली कंपाइल करता है, उसको एग्जीक्यूटेबल और डिप्लॉयबल पैकेज में कन्वर्ट करता है। विदाउट ऑटोमेशन अ डेवलपर माइट मैनुअली रन 50 कंपाइल कमांड्स, फॉरगेट वन स्टेप एंड द बिल्ड ब्रेक्स। देखो यदि आप इस काम को ऑटोमेशन के थ्रू नहीं करते हो तो आपको एक इंसान बैठाना पड़ता है, एक डेवलपर बैठाना पड़ता है जो कि 50 कंपाइल कमांड्स अप्रॉक्स चलाता है। यदि वो एक भी स्टेप को कहीं भी मिस कर जाता है तो आपका पूरा बिल्ड ब्रेक हो जाता है ना। यदि आप इस काम को ऑटोमेट कर दो तो आप केवल एक ही कमांड से या केवल एक ही टूल से सारे कमांड को ऑटोमेट कर सकते हो। इससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती है। ये एक फ्लो चार्ट देखो, ये है हमारा बिल्ड टूल। इसके अंदर जाते हैं हमारे सोर्स कोड जैसे कि जावा है, जावा फाइल्स वगैरह। इस बिल्ड जो हमारा बिल्ड टूल है, ये जो हमारा बिल्ड ऑटोमेशन है, वो इस काम को ऑटोमेट करता है और हमें क्या प्रोड्यूस करके निकालता है, हमें एक एग्जीक्यूटेबल और एक डिप्लॉयबल पैकेज निकालता है। जैसे ये एक जार फाइल हो गई, है ना। एग्जाम्पल इसके देखो तो जैसे जावा के लिए यदि मैं देखूँ तो मैविन है, ग्रेडल है, आंट है, ठीक है। यदि मैं सी प्लस 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 या सी के लिए बात करूँ तो मेक है ना। इस तरह के जो टूल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिल्ड को ऑटोमेट कर देते हैं। अगला जो हमारा ऑटोमेशन का जो एरिया है वो है टेस्ट ऑटोमेशन। देखो अब हमने बिल्ड कर लिया, अब हमें कहीं ना कहीं टेस्ट भी करना है। तो टेस्ट आर रिटन एज स्क्रिप्ट दैट रन ऑटोमेटिकली। देखो टेस्ट को स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है जो कि ऑटोमेटिकली रन होती रहती है, ठीक है। जितने भी बार आपका एवरी टाइम कोड चेंजेस टेस्ट रन ऑटोमेटिकली एंड रिपोर्ट रिजल्ट इमीडिएटली। जितने बार भी आपके अपने कोड में चेंज करते हो, टेस्ट ऑटोमेटिकली रन होता है और आपको इमीडिएटली रिपोर्ट को देता है। रिटर्न वंस रन्स फॉरएवर। आपको केवल एक बार ही वो स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको इस स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद आप जितने भी कोड में चेंज करोगे ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट होता रहेगा। तो आपको केवल एक बार काम करना होता है, इसके बाद का सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो जाता है। यदि मैं इसके एग्जांपल टूल्स की बात करूं तो जे यूनिट, सेलेनियम, टेस्ट इंजन। एज अ डेटा साइंटिस्ट या फिर एज ए AI इंजीनियर मैं जो वर्क करता हूँ, जैसे वो मैं पाईटेस्ट पे वर्क करता हूँ, साइप्रस हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है दोस्तों वो है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। देखो आपने अभी पढ़ा बिल्ड ऑटोमेशन के बारे में, उसके बाद आपने पढ़ा टेस्ट ऑटोमेशन के बारे में।
और एक तरह से समझ लो ये इन्हीं दोनों का इंटीग्रेशन है, इसे कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन बोलते हैं। पिछले वीडियो में आपने CI/CD पाइपलाइन के बारे में सुना होगा, ये मैं इस स्टेज में जाके आपको क्लियरली समझाने वाला हूं, यदि आपको पिछले वीडियो में समझ में नहीं आया था तो। एवरी टाइम अ डेवलपर पुशेस कोड टू द रिपोजिटरी इट इज ऑटोमेटिकली बिल्ड टेस्टेड एंड रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड। देखो इसमें क्या होता है, जब भी आप अपने रिपोजिटरी को ऊपर कोई फाइल अपलोड करते हो या अपने कोड को पुश करते हो, कमिट करते हो, ये ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, ऑटोमेटिकली टेस्ट होता है और आपको इमीडिएटली रिजल्ट जो है वो बता दिए जाते हैं। ठीक है, इट दिस मीन्स प्रॉब्लम्स आर फाउंड इमीडिएटली, मतलब एट दैट टाइम आप अपने कोड को पुश कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, उसमें आपको लगभग 2 से 3 मिनट या फिर कुछ केसेस में 5 मिनट के अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है, यदि मैं स्टूडेंट लेवल की बात करूं। नॉट वीक्स लेटर देन एवरीथिंग इज टेंगल टुगेदर, बहुत टाइम के बाद नहीं मिलता जब आपकी सारी चीजें बिगड़ चुकी होती हैं। तो इधर देखो ये होती है हमारी CI/CD पाइपलाइन। देखो काम कैसे होता है, ये आपने डेवलपर ने कोड राइट किया, ठीक है, आपने उसके बाद उसको गिट में पुश किया, अब ये ऑटोमेटिकली उसको बिल्ड करता है, ऑटोमेटिकली उसको कंपाइल करता है, ऑटोमेटिकली उस पर टेस्ट रन किए जाते हैं, फिर आपको इमीडिएटली रिपोर्ट की जाती है। यदि ये फेल होता है तो आपको डेवलपर को नोटिफाई किया जाता है, यदि ये पास होता है तो डिप्लॉय के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। अब एक समझो, इसके जो एग्जाम्पल टूल्स है पहले उन पर बात करता हूँ। जेनकिंस हो गया, गिटलैब CI हो गया, गिटहब एक्शंस हो गया या सर्कल CI हो गया। अब देखो कोड से लेके पास होने तक और डेवलपर को नोटिफाई करने तक का जो हमारा प्रोसेस है वो है हमारा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का प्रोसेस और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की पाइपलाइन। अगला टॉपिक बताता हूं आपको, वो है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। देखो हमने यहां तक का प्रोसेस देख लिया है ना, हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आने तक और उसके पास होने तक। अब होता क्या है, जस्ट गोज वन स्टेप फर्दर देन CI, आफ्टर टेस्ट पास कोड इज ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड। देखो इसमें होता ये है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में इस स्टेप तक सारी चीजें सेम चलती हैं। यदि आपका जो प्रोजेक्ट है, यदि आपका जो कोड है वो पास हो जाता है टेस्ट के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड भी हो जाता है। तो देखो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये टेस्ट के बाद रिजल्ट आने तक का काम है। ठीक है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में यदि आप टेस्ट पे फेल होते हो तो आपको डेवलपर को नोटिफाई किया जाता है, तो CI में भी था। यदि आप पास हो जाते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय भी हो जाता है, किसमें, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो गोज वन स्टेप फर्दर देन CI आफ्टर deploy to the production or staging server. No humans need to manually push a button to deploy. This enables team to release multiple times per day if needed. देखो होता क्या है, अब आपको एक बंदे की और कमी जो है वो कम हो गई CD पे आके, कि आपको अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा। जितने भी बार आप अपने कोड में चेंजेस करोगे वो सारा काम तो ऑटोमेटिकली होगा, बट आपको डिप्लॉय भी नहीं करना है, डिप्लॉय करने का भी सारा काम आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आप अपना बैकएंड जो है वो आपने मान लो रेंडर पे डिप्लॉय किया गिटहब से कनेक्ट करके, या आपने पूरा एक ऐप बनाया रिएक्ट पे, उसको आपने वर्सल पे जाके डिप्लॉय किया। अब आप अपने फाइल्स में, अपने बैकएंड की फाइल में या फिर अपने फ्रंट एंड की फाइल में किसी भी तरह का जाके चेंज करते हो, तो आपको ना तो कोई नई बिल्ड कमांड चलानी है, ना तो उनके ऊपर टेस्ट चलाने हैं, ना तो आपको जो है तो डिप्लॉय करना है। ठीक है, अपने आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली काम करती हैं आपके। यदि आप उनके लॉग्स को चेक करोगे तो सारी चीज़ें आपकी टेस्टिंग होती है ना, एग्जीक्यूट होता है, बिल्ड होता है, बिल्ड कमांड चलती हैं, सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंस्टॉलेशन है, वो सारी डाउनलोड होती हैं, सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है और उसी एक URL पे आपका प्रोजेक्ट वापस से डिप्लॉय हो जाता है। यदि आप वापस से उस URL पे क्लिक करोगे तो आपको वो आपका तो पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो सारे चेंजेस के साथ में रिफ्लेक्ट होता है। ये किसके थ्रू होता है दोस्तों, ये होता है हमारा कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के थ्रू या फिर CI/CD पाइपलाइन के थ्रू। सो की डिफरेंस टू रिमेंबर, देखो जो आपका CI है, जो आपका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है, ये ऑटोमेटिकली बिल्ड प्लस टेस्ट कोड एवरी टाइम इट्स पुश। जब भी कोड को पुश किया जाता है ये ऑटोमेटिकली उसको बिल्ड करता है और टेस्ट करता है। CD क्या करता है, CI के सारे काम तो करते ही करते हैं, साथ में उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय भी कर देता है यदि आपका टेस्ट पास हो जाए तो। अब CI/CD द फुल पाइपलाइन फ्रॉम कोड टू लैब सिस्टम ऑल ऑटोमेटेड। तो जो हमारा CI/CD पाइपलाइन होती है दोस्तों वो कुछ इस तरह की होती है, जहाँ पे कोड से लेकर उसके डिप्लॉय करने तक का सारा प्रोसेस आता है। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑटोमेशन के बारे में। So tools like Git, SVN automatically track every change to every file. You can see exactly who changed when and why. You can roll back to any previous person. देखो जो इस तरह के टूल्स हैं, Git हैं, SVN हैं, ये आपकी जो कोड की फाइल्स हैं, है ना, इनके उनको ऑटोमेटिकली ये ट्रैक करते रहते हैं, उनमें होने वाले हर तरह के चेंजेस को ट्रैक करते रहते हैं, किसने कब कौन सा चेंज किया है, क्यों किया है, इन सारी चीज़ों के डेटा को कलेक्ट करते हैं। आप अपने फाइल के अंदर जो चेंजेस हैं इनमें से किसी भी प्रीवियस वर्जन पे आप रोल बैक कर सकते हो। मल्टीपल पीपल जो
जो है वो सेम कोड बेस पे एक दूसरे के जो काम है उनके ऊपर ओवरराइड कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर सकते हैं। इस तरह का जो ऑटोमेशन होता है दोस्तों वो कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑटोमेशन। अगला जो ऑटोमेशन है दोस्तों वो है रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड ऑटोमेशन। देखो ये क्या होता है, अब आपने अपना जो आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका तो सारा काम आपने ऑटोमेट कर दिया। अब आपको अपने मैनेजमेंट को हर एक इटरेशन के बाद, या आपको जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, टाइम टू टाइम आपको उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो इन रिपोर्ट्स को भी आप ऑटोमेट कर सको, इसके लिए होता है दोस्तों हमारा रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड ऑटोमेशन। मैनेजमेंट नीड रेगुलर स्टेटस रिपोर्ट, मैनेजमेंट को रेगुलर रिपोर्ट चाहिए है। मैनुअली क्रिएटिंग दिस रिपोर्ट टेक्स आवर, यदि आप इसको मैनुअली क्रिएट करोगे तो आपका बहुत सारा समय हर एक इटरेशन के बाद या हर एक वीकली बाय वीकली वेस्ट जाएगा। ऑटोमेटेड डैशबोर्ड पुल लाइव डेटा। अब देखो होता क्या है, यदि आप अपने डैशबोर्ड को ऑटोमेट कर देते हो तो आपके प्रोजेक्ट का जो रियल टाइम डेटा है वो उसको पुल करता है, उससे अपने डैशबोर्ड को कहीं ना कहीं चेंज करते रहता है, या आपका सारा काम उस डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होते रहता है, जिससे मैनेजमेंट को आपका सारा काम एक ही कहना चाहिए कि एक ही टेबल में या एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर दिखता रहता है, जिसमें वो सारा एनालिसिस अपना परफॉर्म कर सकता है। इसके जो टूल्स होते हैं दोस्तों वो है सोनार क्यूब, जीरा डैशबोर्ड्स एंड पावर पीआई। तो अब देखो दोस्तों, जैसे कि हमने टेस्ट ऑटोमेशन के बारे में पढ़ा था, तो एक ये भी कंसेप्ट देख लो, ये है द टेस्ट ऑटोमेशन पिरामिड। अब देखो जो टेस्ट ऑटोमेशन है वो भी इन 3 पार्ट्स में अलग है। पहला होता है यूनिट टेस्ट, है ना। ये यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो हर एक फंक्शनलिटी पे किए जाते हैं, हर एक कोड पे किए जाते हैं। डेवलपर डिपार्टमेंट जो डेवलपर होता है वो खुद अपने छोटे छोटे कोड्स पे इस तरह के यूनिट टेस्ट को परफॉर्म करता है। ये बहुत सारे होते हैं, ये टेस्ट फास्ट होते हैं और ये टेस्ट चीप होते हैं। इंटीग्रेशन टेस्ट जो होता है दोस्तों वो आपका मीडियम अमाउंट में होता है। इसका मतलब इसके जो इस टेस्ट के जो क्वांटिटी है वो भी मीडियम है ना, स्पीड जो है वो भी मीडियम है, और ये अमाउंट में भी कहीं ना कहीं मीडियम रेंज में रिलाई करता है। उसके बाद आता है दोस्तों यूआई टेस्ट। देखो यूआई टेस्ट किसी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही कम बार किए जाते हैं, ये बहुत ही स्लो और एक्सपेंसिव होते हैं। ये है दोस्तों हमारा टेस्ट ऑटोमेशन का पिरामिड। आपको जब भी ऑटोमेशन के बारे में पूछे, ऑटोमेशन के टास्क पूछे या फिर टेस्ट ऑटोमेशन के बारे में पूछिए, तो ये डायग्राम जरूर बना के आइएगा। अब देखो दोस्तों, फटाफट से हम ऑटोमेशन की समरी कर लेते हैं। ऑटोमेशन के हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो हैं स्पीड, है ना। जो टास्क हमारे घंटों ले रहे थे वो काम हमारे ऑटोमेटिकली बहुत ही मिनटों में या सेकंडों में होने लगते हैं। कंसिस्टेंसी बेटर हो जाती है, बग जो है वो अर्ली स्टेज में हमारे डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन टाइम फ्री होता है, यदि आप अपने मैन फोर्स को वहाँ पर नहीं लगाओगे तो आप मैन फोर्स को किसी और अच्छे प्रोडक्टिव वे में आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने मैन फोर्स को, ठीक है। और आपके पास सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो सेव होती है, कॉस्ट सेविंग। और चीज़ों को ऑटोमेट करके आप मैन फोर्स के ऊपर इन्वेस्ट होने वाला पैसा और समय बचा के आप कहीं ना कहीं अपना कॉस्ट सेव कर सकते हो। सो ऑटोमेशन इज नॉट फ्री, टूल्स नीड टू बी सेटअप इनिशियली, दिस टेक्स सिग्निफिकेंट टाइम। देखो ऑटोमेशन फ्री नहीं होता है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इनिशियली जब अपने टूल्स को या अपने स्क्रिप्ट्स को आप सेटअप कर रहे होते हो तो ये कहीं ना कहीं एक टाइम लेता है, ठीक है। टेस्ट स्क्रिप्ट को मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। टीम्स को उन टूल्स के साथ कंपैटिबल करने के लिए, उनके टूल्स को सिखाने के लिए, है ना, उसका यूज़ करना सिखाने के लिए आपको अपनी टीम को ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। लेकिन देखो यदि आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो आपका कॉस्ट है और जो आपका टाइम है वो आगे जाके बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, और ओवरऑल आप कहीं ना कहीं ऑटोमेशन के टाइम पे आप फ़ायदे में ही रहते हो, आप बेनिफिट में ही रहते हो, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो सबसे बड़ा टॉपिक है अभी तक का, वो है प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। तो चलो दोस्तों अब पढ़ते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट कंट्रोल और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है। What is project control? Project control is the process of monitoring, measuring, and taking corrective action to keep a project on track. It's not enough to make a plan, you have to continuously check if the plan is being followed and fix things when they drift. तो देखो दोस्तों, केवल प्लान करना ही इनफ नहीं होता है, आपको अपने प्लान को कंटिन्यूसली चेक करना होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ट्रैक पे है या नहीं है। तो इसीलिए अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के बारे में, अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, उसे मेजर करना, और उसके यदि वो मतलब ट्रैक पे ना हो तो उसके लिए आपको करेक्टिव एक्शन लेना, यही कहलाता है प्रोजेक्ट कंट्रोल। एंड process instrumentation means embedding measurement into the development process so that you are collecting data continuously and automatically, like installing sensors in a factory. तो प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन को आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर यदि मैंने सेंसर लगा दिया तो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं अपने मेजरमेंट को अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ यदि एम्बेड कर दूँ तो कहीं ना कहीं मुझे सारा डेटा रियल टाइम पे मिलता रहेगा, जिसे मैं अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता रहूंगा। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जिस तरह से आप प्रोजेक्ट कंट्रोल लूप को देख सकते हैं, देखो ये लूप आपने बहुत पहले भी बहुत बार देखा है।
प्लान देन एग्जीक्यूट, देन हम उसे इवेल्युएट करते हैं या मेजर करते हैं, उसे कंपेयर करते हैं प्लान वर्सेस एक्चुअल में, और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेते हुए वापस से प्लानिंग पे आ जाते हैं, और ये लूप हमारा चलता रहता है। तो ये है प्रोजेक्ट कंट्रोल और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। पहला है हमारा कोर मैट्रिक्स। मेजरमेंट करने के लिए जिन मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं मैट्रिक्स। सो मेजरमेंट that tells us something specific and quantifiable about the project or the software being built। तो ये वो सारे मेजरमेंट है जो कहीं ना कहीं हमें अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक और क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं। दे आर द रॉ डेटा डेट फीड इनटू द मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजंस को मतलब बहुतायत में प्रभावित करने वाला ये डेटा होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स कई टाइप के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, लगभग 6 से 7 हमारे कोर मैट्रिक्स होते हैं जिसके बारे में चलो आगे पढ़ते हैं। पहला है हमारा साइज मैट्रिक्स। तो साइज मैट्रिक्स टेल्स अस हाउ लार्ज द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज। साइज मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि आखिर हमारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसका वॉल्यूम क्या है या उसका साइज क्या है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज साइज डायरेक्टली ड्राइव्स एफर्ट, शेड्यूल एंड कॉस्ट एस्टिमेट। साइज मैट्रिक्स जो होता है वो कोर मैट्रिक्स पे सबसे टॉप पे आता है क्योंकि ये हमारे पूरे सॉफ्टवेयर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। ये डायरेक्टली हमारे एफर्ट को, शेड्यूल को, कॉस्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। साइज मैट्रिक्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला है लाइन ऑफ कोड, यानी कि आप कितने लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, चाहे उनके अंदर जितने भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, आपके कोड की जो टोटल लेंथ है वो आप बताता है आपका लाइन ऑफ कोड, है ना। ये कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के टाइम पे लाइन ऑफ कोड एक प्राइमरी मैट्रिक हुआ जाता था जो कहीं ना कहीं कॉस्ट और एफर्ट और बाकी सारी चीज़ों के एस्टिमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता था। ठीक है। अगला जो हमारा है वो है फंक्शन पॉइंट्स। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ फंक्शनैलिटी डिलीवर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोर एक्यूरेट बट हार्डर टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन इनपुट्स, आउटपुट्स, क्वेरीज, फाइल्स एटसेट्रा। देखो दोस्तों, जो फंक्शन पॉइंट है वो होता है हमारा इनपुट, आउटपुट और क्वेरीज और फाइल्स पे बेस्ड होता है। ये हमारी फंक्शनैलिटी को, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो हमारी मल्टीपल फंक्शनैलिटी है उनको काउंट करता है। ये एक्यूरेट तो होता है और हाँ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है, बट इट्स हार्डर टू कैलकुलेट। देखो फंक्शन पॉइंट्स को, जब भी आप फंक्शन पॉइंट्स की जो मैट्रिक्स को आप क्रिएट करते हो तो इसके पहले आपको कुछ पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि आप अपनी फंक्शनैलिटी को काउंट कैसे कर रहे हो। देखो दोस्तों, जब आप कोडिंग करते हो आप मल्टीपल टाइप के फंक्शंस बनाते हो। जरूरी नहीं है कि आप सभी तरह के फंक्शनल्स को फंक्शनैलिटी में गिनोगे। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह की फंक्शनैलिटी है, किन चीज़ों को आप अपने फंक्शन पॉइंट्स में शामिल कर रहे हो, किन तरह की फंक्शनैलिटी को अपने फंक्शन पॉइंट्स में शामिल नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एक्यूरेट बहुत है और ये इंडस्ट्री में बहुत आयात से यूज़ किया जाता है, बट इसे कैलकुलेट करना और इसके लिए उन पॉइंट्स को डिफाइन करना कहीं ना कहीं हार्डर होता है। तीसरा जो हमारा साइज मैट्रिक्स है वो है स्टोरी पॉइंट्स। स्टोरी पॉइंट्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारी साइज और सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में एक रिलेशन को स्टैब्लिश करता है और ये अजाइल मेथोडोलॉजीज में सबसे ज़्यादा यूज पे आता है। सो साइज ड्राइव्स एवरीथिंग। देखो साइज से ही हमारा एफर्ट एस्टिमेट होता है, उससे हमारा शेड्यूल एस्टिमेट होता है, उससे कॉस्ट एस्टिमेट होता है। यदि हमारे सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा पैसा भी लगेगा। अगला जो मैट्रिक्स है वो है एफर्ट मैट्रिक्स। हाउ मच ह्यूमन वर्क। देखो इट मेजर्ड इन पर्सन आवर्स, पर्सन डेज और पर्सन मंथ। देखो एफर्ट मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है और कितने लोग कितनी देर तक कैसा काम करेंगे, है ना। ये जो मैट्रिक्स है वो पर्सन आवर्स, पर्सन डेज और पर्सन मंथ में कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारे प्लान्ड एफर्ट और एक्चुअल एफर्ट को ट्रैक करता है, जिससे कि हम ये इस चीज़ को हम मॉनिटर कर पाएँ कि हमारा जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट चल रहा है वो ट्रैक पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, और उसका जो बजट है, उसका जो एफर्ट है वो सही तरीके से जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से चल रहा है या कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जा रहा है। ठीक है। तो देखो एक तरह से समझो कि एक पर्टिकुलर टास्क है जिसके लिए आपने 40% आवर्स आपने कैलकुलेट की, मतलब प्लान करके रखे हुए हैं। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने पे आते हो तो आपको जो एक्चुअल एक्चुअल जो आपको लगता है वो लगता है 65% आवर्स। तो जो आपका वेरिएंस है वो 65 - 40, 25 एक्स्ट्रा आवर्स का वेरिएंस आ जाता है, जो कि एक छोटे से टास्क के लिए बहुत ज़्यादा है ना। ये मोर देन 62, मतलब ये 62.5% ज़्यादा मतलब है उस एफर्ट के जो आपने एस्टिमेट किया था प्लानिंग के टाइम पे, है ना। तो इस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि आपके एफर्ट मैट्रिक्स के बढ़ने का इतना ज़्यादा क्या रीज़न है।
तीसरा जो हमारा मैट्रिक्स है दोस्तों वो है शेड्यूल मैट्रिक्स। हम अपने टाइमलाइन के अंदर सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम अपने डेडलाइन के कितना पास हैं या कितना दूर है, इसको बताने का जो काम करता है वो करता है शेड्यूल मैट्रिक्स। ट्रैक प्लान्ड कंप्लीशन डेट्स वर्सेस एक्चुअल कंप्लीशन डेट। देखो जब भी शेड्यूल की बात होगी हमेशा टाइम की और डेट की ही बात होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें जो एक्चुअल कंप्लीशन डेट है और जो प्लान्ड कंप्लीशन डेट्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम शेड्यूल वेरिएंस बोलते हैं। शेड्यूल वेरिएंस टेल्स यू हाउ मेनी डेज और वीक्स अहेड और बिहाइंड यू आर। शेड्यूल वेरिएंस हमें यह बताता है कि हम अपने प्लान डेडलाइन के कितना आगे या कितने महीने या दिन पीछे चल रहे हैं। जैसे कि आपका टास्क है डेटाबेस को डिजाइन करना, अब आपने उसकी डेडलाइन दे के रखी थी 10 मार्च, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल कंप्लीट होता है 18 मार्च को। सो आपका जो वेरिएंस है वो आएगा 8 डेज लेट, है ना, मतलब आप 8 डेज लेट चल रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग है। आपको इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक पे लाना पड़ेगा। चौथी जो हमारी वो होती है, क्या बोलते हैं, हमारी मैट्रिक्स होती है, वो होती है क्वालिटी या डिफेक्ट मैट्रिक्स। तो इसके अंदर भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं कि मतलब देखो ये मेनली आपके सॉफ्टवेयर के अंदर होने वाले एरर्स को ट्रैक करती है और आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को रिपोर्ट करती है। दीज आर क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग बिल्ट। देखो ये बहुत ही एक क्रिटिकल मैट्रिक्स है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर जो कि आप डेवलप कर रहे हो उसकी क्वालिटी को मैनेजमेंट तक रिपोर्ट करने में आपकी सहायता करती है। इसके अंदर मल्टीपल मैट्रिक्स होती हैं। पहली है हमारी डिफेक्ट डेंसिटी, ठीक है, पर के एलओसी या फिर पर 1000 लाइन्स ऑफ कोड आपके कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ये हमें बताती है डिफेक्ट डेंसिटी। दूसरा होता है डिफेक्ट डिटेक्शन रेट। एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर या एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि 1 घंटे के अंदर हमने कितने डिफेक्ट्स मेजर किए, 1 घंटे के अंदर हमने कितने बग्स आइडेंटिफाई किए, इस तरह के जो डेटा को बताता है वो बताता है डिफेक्ट डिटेक्शन रेट। और तीसरा मैट्रिक्स आता है इस पर हमारा डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी या फिर डीआरई। इट इज़ परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स रिमूव्ड बिफोर रिलीज, है ना। और मैं आपको डीआरई का फॉर्मूला बताता हूँ। तो डीआरई का फॉर्मूला होता है डिफेक्ट्स फाउंड बिफोर रिलीज अपॉन टोटल इफेक्ट डिफेक्ट इंटू 100। देखिए कि मान लीजिए बिफोर सॉफ्टवेयर रिलीज, मतलब सॉफ्टवेयर को रिलीज करने के पहले आपने 950 डिफेक्ट्स को आपने आइडेंटिफाई किया और उसको आपने फिक्स किया। उसके बाद आफ्टर रिलीज के बाद कस्टमर फीडबैक्स और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन 50 डिफेक्ट्स निकल के आते हैं। तो इसमें आपके जो टोटल डिफेक्ट्स होंगे वो होंगे 1000 डिफेक्ट्स और आपके जो बिफोर रिलीज जो डिफेक्ट्स थे वो थे 950। तो डीआरई का फॉर्मूला इस टाइप से आएगा कि 950 इंटू 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 95%, जो कि एक्सेप्टेबल है। डीआरई हमेशा 95% के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यदि वो उससे कम ज़्यादा है तो आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरीज करनी पड़ती हैं। इसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स आता है दोस्तों वो है प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स, कि आप पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना काम कर पा रहे हो। इसके लिए भी हमारे पास 2 तरह के मैट्रिक्स होते हैं। पहला है वेलोसिटी, जो कि एजाइल मेथोडोलॉजी में ज़्यादा यूज होता है। स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीटेड पर स्प्रिंट, हर एक इटरेशन में आप कितने स्टोरी पॉइंट्स को कंप्लीट कर रहे हो ये बताने का काम करती है हमारी वेलोसिटी। और वेलोसिटी का यूज़ करके आप फ्यूचर में होने वाले इटरेशन और उसमें होने वाले प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की वेलोसिटी को भी एस्टिमेट कर सकते हो। अगला जो मैट्रिक्स है वो है एलओसी पर पर्सन डे। सुनने से ही समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखता है, ये हमें बताता है हमारा एलओसी पर पर्सन डे, और ये भी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। अगला जो हमारा मैट्रिक्स है दोस्तों वो है कॉस्ट मैट्रिक्स, जो कि बहुत जरूरी होता है। कॉस्ट मैट्रिक्स हमें हमारे एक्चुअल बजट और हमारे प्लान्ड बजट के बीच में डिफरेंस को मॉनिटर करने में सहायता करता है। कॉस्ट मैट्रिक्स 2 तरह का होता है। पहला है कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है प्लान्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि वो नेगेटिव जा रहा है इसका मतलब आपने बजट से ऊपर जा रहे हो, आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओवर बजट हो रहा है। दूसरा जो आपका मैट्रिक्स है वो है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे आप सीपीआई भी बोलते हो। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों अर्न्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। इसका मतलब आपने पूरे प्रोजेक्ट पे जो एक्चुअल कॉस्ट आप स्पेंड कर रहे हो और जो वैल्यू आप अर्न कर रहे हो उनका रेशियो ही कहलाता है हमारा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। यदि इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है इसका मतलब आपका एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है और आपकी अर्न वैल्यू कम है। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट पे ओवर स्पेंड कर दिया है। तो चलो फटाफट से हम कोर मैट्रिक्स का जो है रिवीजन करते हैं। कोर मैट्रिक्स के अंदर आती है पहली साइज, जिसके अंदर है एलओसी, फंक्शन पॉइंट्स और स्टोरी पॉइंट्स। एलओसी लाइन ऑफ कोड बताता है, फंक्शन पॉइंट्स हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर की फंक्शनैलिटी को
फंक्शनलिटी को कैलकुलेट करता है। उसके बाद आता है एफर्ट मैट्रिक्स, जिसमें पर्सन आवर्स, पर्सन डे या पर्सन वीक के तौर पे हम इसको मेजर करते हैं और इसके अंदर हम प्लान वर्सेस एक्चुअल एफर्ट को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल मैट्रिक्स, जिसके टाइम पे हम शेड्यूल वेरिएंस का उपयोग करके हम अपने डेडलाइंस के जो जितने दिन आगे या जितने दिन पीछे जा रहा है इस चीज़ को हम मॉनिटर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटी मैट्रिक्स, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डिफेक्ट डेंसिटी, डीआरई और डिफेक्ट काउंट जो है वो उसकी मेन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स, जिसके अंदर आती है वेलोसिटी और एलओसी पर पर्सन डे। उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स, जिसके अंदर दो तरह की मैट्रिक्स होती है, वो है कॉस्ट वेरिएंस और सीपीआई, और एक और होती है बजट बर्न रेट, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो अब आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, है ना। प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मैनेजमेंट इंडिकेटर्स। तो देखो, अब आपने मैट्रिक्स तो निकाल ली है ना, मैट्रिक्स की मदद से आप अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सकते हो। मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स को आप अपने मैनेजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ आप फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, वही फॉर्म्स आपका कहलाती हैं मैनेजमेंट इंडिकेटर्स। जैसे कि आपने अलग अलग तरह के जो आपके कहना चाहिए कि मैट्रिक्स थे, आपका साइज कैसा है, आपका एफर्ट कैसा है, कॉस्ट कैसा है, अलग अलग जो उसके कैरेक्टरिस्टिक थे उनकी आपने मैट्रिक्स तो बना ली। अब उन मैट्रिक्स का यूज़ करके आपको एक ऐसा डैशबोर्ड या ऐसा चार्ट या ऐसी रिपोर्ट्स क्रिएट करना है जो आप अपने मैनेजमेंट के सामने या अपने क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट कर सको। यही सारी चीज़ें दोस्तों कहलाती हैं मैनेजमेंट इंडिकेटर्स। तो मैनेजमेंट इंडिकेटर्स भी कई टाइप के होते हैं। पहला है ट्रैफिक लाइट या रैग स्टेटस। देखो, रैग स्टेटस का मतलब है रेड, एम्बर, ग्रीन स्टेटस। तो इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द इंडस्ट्री। एवरी एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट गेट्स अ कलर कोड एंड दैट इवन अ नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर कैन अंडरस्टैंड इंस्टेंटली। तो देखो, रैग स्टेटस में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड बन के आता है जिसे एक क्लाइंट जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी इजीली कहीं ना कहीं मतलब समझ सकता है, इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे कि इसमें 3 तरह के कलर्स होते हैं। ग्रीन का मतलब है कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं, किसी भी तरह के एक्शन की ज़रूरत नहीं है आपको, सारी चीज़ें ऑन ट्रैक है। एम्बर का मतलब है कि हाँ, कुछ चीज़ें सही या ऊपर नीचे हैं, है ना, मॉनिटर किया जा रहा है और होने वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर कंसर्न लेके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। रेड का मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ सीरियस इशू चल रहा है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए कहीं ना कहीं सीनियर मैनेजमेंट को, प्रोजेक्ट मैनेजर को इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रोजेक्ट स्टेटस डैशबोर्ड को देखिए। एरिया की मैं बात करूँ तो पहला है शेड्यूल, बजट, क्वालिटी, रिसोर्सेस, ये सारी की सारी हमारी मैट्रिक्स है और ये सारा का सारा इनका स्टेटस है। देखो, यदि शेड्यूल जो है, मेरी डेडलाइन से 2 दिन पीछे चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं चल रहा है, तो इसे हम एम्बर कलर में रखते हैं, ठीक है। बजट हमारा अंडर बजट है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसे हम ग्रीन में रखते हैं। यदि आपकी क्वालिटी सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी नहीं है तो इसे आप रेड कलर में रखेंगे, जो कि है हाई डिफेक्ट रेट को दर्शाता है। अगला है हमारा टीम या रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर एफर्ट, ठीक है। यदि ये इसमें भी सारी चीज़ें सही हैं तो इसमें भी हम ग्रीन कलर में रहेंगे। इस तरह के डैशबोर्ड से आपका जो सीनियर मैनेजमेंट है या जो आपका क्लाइंट है वो आपके चार्ट को, आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है। दूसरा आता है दोस्तों बर्न डाउन चार्ट, जो कि अजाइल मेथोडोलॉजी में यूज होता है। देखो, इट शोज हाउ मच वर्क रिमेन्स ओवर टाइम ड्यूरिंग द स्प्रिंट। इट शुड गो डाउन बाय 0 by the end of the sprint. If it's going down too slowly, you are behind. If it hits 0 early, you are ahead. देखो, जो बर्न डाउन चार्ट है ये एक इटरेशन के अंदर वीकली या बाय वीकली क्लाइंट और सीनियर मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ये दर्शाता है कि एक इटरेशन के आगे बढ़ते समय आपका जो काम है वो कितना कम होते जा रहा है। देखो, जो आपका वर्क था वो इटरेशन के शुरू होने के टाइम पे ज़्यादा था, जैसे जैसे इटरेशन का टाइम बढ़ता गया, 10 दिन तक आ गया, वैसे वैसे आपका काम आ गया 0 पे, ठीक है। तो यही हमारा दिखाता है बर्न डाउन चार्ट की हमारा समय के साथ, एक इटरेशन के अंदर हमारा समय के साथ काम कितना कम होता जा रहा है। यदि ये 0 की तरफ जल्दी आ जाता है तो ये अच्छा माना जाता है, यदि ये बहुत धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहा होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, जो कि है हमारा अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, या जिसे हम एवीएम भी बोलते हैं। और दोस्तों ये एग्जाम के नजरिए से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो एवीएम इज अ पावरफुल टेक्निक दैट इंटीग्रेट्स स्कोप, शेड्यूल एंड कॉस्ट मेजरमेंट इनटू अ सिंगल फ्रेमवर्क टू गिव एन ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। तो ईवीएम जो होता है दोस्तों वो 3 तरह की मैट्रिक्स, जो कि हमारी स्कोप मैट्रिक्स, शेड्यूल मैट्रिक्स एंड कॉस्ट मैट्रिक्स, इनके मेजरमेंट को एक सिंगल फ्रेमवर्क के अंदर इंटीग्रेट करके क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करवाने का काम करता है, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को उन्हें अच्छी तरीके से एक ही चार्ट के अंदर प्रेजेंट कर पाते हो। और ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है दोस्तों हमारे मैनेजमेंट इंडिकेटर्स के अंदर। तो इसके अंदर भी हमारी 3 कोर ईवीएम वैल्यूज होती हैं। पहला है प्लान्ड वैल्यू,
जैसे कि हमारा कितना काम है वो आज तक हो जाना चाहिए था, है ना, और हाउ मच वर्क इज एक्चुअली डन, कितना काम जो है वो एक्चुअल में डन किया जा चुका है, और है हमारा एक्चुअल कॉस्ट, हाउ मच डिड वी एक्चुअली स्पेंड सो फार। पहला पॉइंट बताता है कि आपकी प्लानिंग के अनुसार आपको कितना काम कर लेना चाहिए था। दूसरा पॉइंट आपको बताता है कि आपने कितना काम एक्चुअल में कर लिया है। और तीसरा बताता है कि आपने एक्चुअल में अभी तक कितना पैसा लगा दिया है। ठीक है। तो ईवीएम के कुछ फॉर्मूला होते हैं दोस्तों, जैसे कि शेड्यूल वेरिएंस है ना, इसमें जो आपका एस्टिमेटेड होता है और जो प्रेजेंट जो आपका जैसे कि जैसे कि ये दिखाता है शेड्यूल वेरिएंस आपको कि आपके जो एक्चुअल में डेडलाइन थी वो क्या थी और आपकी जो प्लान डेडलाइन है वो क्या है। तो ईवी का मतलब है जो हमारा प्लान शेड्यूल है वो उसको दर्शाने का काम करता है ईवी। जो हमारा एक्चुअल में जो हमारी डेडलाइन है हमारे प्रोजेक्ट की, जो जिस टाइम में हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, वो दर्शाता है पीवी। देखो यदि ये पॉजिटिव है इसका मतलब ईवी ज़्यादा है और पीवी कम है, इसका मतलब आपने अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया है, दैट मीन्स यू आर अहेड ऑफ शेड्यूल। यदि ये निगेटिव जाता है तो इसका मतलब है कि आपने प्लान तो जल्दी किया था बट आपने उस काम को इम्प्लीमेंट देर से किया है, कंप्लीट देर से किया है, तो यू आर बिहाइंड शेड्यूल। अगला है हमारे पास कॉस्ट वेरिएंस। तो आपके पास जो एस्टिमेटेड जो आपका कॉस्ट था वो और जो आपका एक्चुअल कॉस्ट आपने स्पेंड किया है वो आता है इस पर। यदि ये पॉजिटिव है तो अंडर बजट है ना, मतलब एक्चुअल जो कॉस्ट हुआ है वो कम लगा है। यदि ये निगेटिव है तो कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा लगा दिया है। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या होता है कि जो हमारा क्या कहना चाहिए कि जो आपकी अर्नड वैल्यू है और उसका और जो आपकी पीवी है, इन दोनों के रेशियो को बताने का काम करता है आपका शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। यदि ये एक से ज़्यादा आता है तो कहीं ना कहीं आप अपने शेड्यूल के आगे हैं, और यदि ये एक से कम आता है तो कहीं ना कहीं अपने शेड्यूल के पीछे हैं। तो ठीक उसी तरह होता है हमारा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि हमारे ईवी और रेशियो का रेशियो होता है। यदि ये एक से ज़्यादा आता है तो आप अपने कॉस्ट के अंदर चल रहे हैं, आप अंडर बजट चल रहे हैं। यदि इसका रेशियो एक से कम आता है तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोजेक्ट पे ओवर स्पेंड कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, आप नोट्स देख के समझ जाइएगा। समय कम है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है हमारे पास डिफेक्ट ट्रेंड इंडिकेटर। Is the number defect trend indicator is the number of open defects going up or down over the time. This shows whether quality is improving or deteriorating. The open defect count should decrease over time as bugs are fixed. देखो ये एक ऐसा चार्ट होता है दोस्तों जो कि समय के साथ आप कितने बग्स को आइडेंटिफाई करते जा रहे हो इसको दर्शाता है। देखो शुरू में जब आप अपने प्रोजेक्ट को वर्क करना शुरू करोगे तो आपको बग्स ज़्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे आप अपने बग्स को फिक्स करते जाओगे वैसे वैसे आपको आने वाले समय में बग्स कम मिलते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट में एक भी बग नहीं मिलेगा। इसी चार्ट को दिखाने का काम करता है आपका ये डिफेक्ट ट्रेंड इंडिकेटर। देखो एक्स एक्सिस पे है आपका टाइम और वाई एक्सिस पे है आपके बग्स। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके बग्स जाते हैं, एक टाइम पे जाने के बाद आपके बग्स कम होना शुरू कर जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जीरो पे आ जाते हैं। तो हमारा जो ये डिफेक्ट ट्रेंड इंडिकेटर होता है इसका मतलब ऐसे नीचे आना बहुत ज़रूरी होता है। यदि केवल बढ़ते जा रहा है और नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो खतरे में है। इसका मतलब आपके जो रिस्क हैं, आपके जो बग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। चलो अब हमने देखो मैनेजमेंट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया है ना, और कॉस्ट में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो देखो ये वही पुरानी कहानी है सारी। लाइफ साइकिल आपके कौन कौन से हैं, वही रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर डेवलपमेंट। कोई भी नई चीज़ें नहीं है दोस्तों, आप ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। Different metrics are important at different phases of the software lifecycle. You don't look at the same things in month 1 as you do in month 10. Understanding what's normal at each phase is to good project control. तो आखिर ये लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशन बताता क्या है? तो लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशन बताता है देखो जो आपके जो मैट्रिक्स हैं, डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हैं, हर फेस में उनकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि सेम चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो पहले मंथ में उतनी नहीं होगी जितने की हमारे 10वें मंथ में होगी। ठीक है, 10वें मंथ में कुछ हमारी कुछ और तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कुछ और तरह की नीड्स हो सकती हैं, पहले मंथ में वो चीज़ें कुछ अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बताता है दोस्तों कि रिक्वायरमेंट के टाइम पे कौन कौन सी मैट्रिक्स ज़्यादा रिलेवेंट हैं, डिज़ाइन के टाइम पे कौन कौन सी मैट्रिक्स ज़्यादा रिलेवेंट है। इसी तरह किस टाइम पे किस लाइफ साइकिल पे कौन सी मैट्रिक्स ज़्यादा रिलेवेंट है, कौन सी मैट्रिक्स कम रिलेवेंट है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देता है आपको लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यदि मैं फेज 1 की बात करूँ, रिक्वायरमेंट्स और इंसेप्शन फेज की बात करूँ, तो
what to expect in this phase. Requirements completeness should be increasing. Aim for 80 to 100% by end of phase. Risks are identified, risk list grows, then mitigation plans are made. Initial size estimate, वेरी फ्यू डिफेक्ट्स एट दिस स्टेज, नो कोड या जस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड डायग्राम। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट फेज के अंदर। रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट की जाती है, 80 to 100% रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट फेज के अंदर आपकी डिफाइन कर दी जाती है। ठीक है, आपके जो मेन रिस्क है, आपके जो प्राइमरी रिस्क है, टॉप 10 लिस्ट रिस्क हैं, उनको आप डिफाइन करते हो, उनकी लिस्ट तैयार करते हो, उनकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी को प्लान करते हो, अपने प्रोजेक्ट के साइज को आप एस्टिमेट करते हो। इस स्टेज पे आपके बहुत ही कम कोड आते हैं, जो कि आप किसी भी चीज़ पे एक्चुअल वर्क नहीं कर रहे होते हो, केवल आप डॉक्यूमेंटेशन और यूएमएल डायग्राम्स बनाने का काम करते रहते हो। इस फेज में जो हमारी की मैट्रिक्स है दोस्तों, वो है कि रिक्वायरमेंट डिफाइंड है ना, रिस्क डिफाइंड, रफ या कॉस्ट शेड्यूल एस्टिमेट्स। ठीक है, ये हमारी की मैट्रिक्स है। दूसरा जो फेज है दोस्तों वो है डिजाइन या एलोबोरेशन का फेज। सो अब देखो, आर्किटेक्चर शुड बी एस्टैब्लिशिंग है ना, रिक्वायरमेंट शुड बी बेसलाइन, एस्टिमेट गेट्स मोर एक्यूरेट, नाउ डिजाइन रिव्यू डिफेक्ट्स दैट स्टार्ट अपीयरिंग। तो देखो इसमें होता क्या है, डिजाइन या एलोबोरेशन के टाइम पे आपका जो आर्किटेक्चर होता है उसको आप परफेक्टली इस्टेब्लिश कर रहे होते हो, रिक्वायरमेंट्स को आप बेस लाइन कर रहे होते हो, आपकी जो एस्टिमेट्स हैं, आपके जो शेड्यूल टास्क और जो क्या बोलते हैं आपके कॉस्ट के जो एस्टिमेट्स हैं वो उनको आप और एक्यूरेट कर रहे होते हो। और रिक्वायरमेंट के टाइम पे जो आप अपनी रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन प्लान करते हो, आप उन डिज़ाइन को ज़्यादा अच्छा करना, उन डिज़ाइन को रिव्यू करना, उनमें पाए जाने वाले एरर्स को फिक्स करना, उन्हें बेटर बनाने का काम आप डिज़ाइन के फेस में करते हो। इसमें जो हमारी की मैट्रिक्स होती हैं दोस्तों वो है डिज़ाइन रिव्यू फाइंडिंग्स, आर्किटेक्चर कवरेज परसेंटेज और अपडेटेड कॉस्ट या शेड्यूल। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा तीसरा फेज, जो कि है हमारा कंस्ट्रक्शन या कोडिंग का फेज। तो देखो इसमें आते हैं हमारे लाइन ऑफ कोड आती है, फंक्शन पॉइंट्स आती हैं। ये जो है वो हर दिन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारी कोड की फंक्शनैलिटी बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे हमारे लाइन ऑफ कोड जो है वो बढ़ते जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के फेज में क्या होता है, आप एक्चुअल इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, एक्चुअल डिलीवरेबल कोड को लिख रहे होते हो। यूनिट टेस्ट डिफेक्ट्स बीइंग फाउंड एंड फिक्स्ड। देखो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब आप छोटे छोटे फंक्शंस बना रहे होते हो, छोटी छोटी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, उस समय डेवलपर अपने छोटे छोटे टेस्ट पे यूनिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उनमें जो उनको बग्स फाउंड होते हैं उनको फिक्स करते हैं। ठीक है, आपकी जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्ट को बनाने की, प्रोजेक्ट को डेवलप करने की, उसको यहाँ पे स्टेबलाइज किया जाता है। टीम जो है वो एक रिदम में वर्क करती है। ठीक है, इन दिस कंस्ट्रक्शन फेज यू बिल्ड सक्सेस रेट शुड बी हाई। ठीक है, आपको अपने सक्सेस रेट को इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं हाई पे ले जाना होता है, जिस मतलब जो बिल्ड करने का प्रोजेक्ट का सक्सेस रेट है उसको आपको एक हाई पॉइंट पे ले जाना होता है। ये आपका प्राइमरी गोल होता है। कोड कवरेज बाय ऑटोमेटेड टेस्ट शुड बी इंक्रीजिंग। तो ऑटोमेटेड टेस्ट का यूज़ करके कहीं ना कहीं अपने अपने कोड एवरेज को आप बढ़ाते हो। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट जो है इसको याद रखना कि आप अपने कोड को बिल्ड करने के सक्सेस रेट को एक हाई पॉइंट पे लेके जाते हो। किसकी मदद से, सीआई की मदद से, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की मदद से, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस फेज में जो हमारी की मैट्रिक्स होती हैं दोस्तों वो है एलओसी पर वीक, यूनिट टेस्ट पास रेट, डिफेक्ट्स फाउंड एंड फिक्स्ड, कोड कवरेज परसेंटेज और बिल्ड सक्सेस रेट। ये सारी इस फेज की मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, देखो की मैट्रिक्स जो होती हैं दोस्तों वो फेज वाइज होती है। रॉ मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये जो मैं छोटी छोटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, यूनिट टेस्ट पास रेट, डिफेक्ट्स फाउंड एंड फिक्स्ड, ये छोटी छोटी मैट्रिक्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर फेज के अंदर काम आती हैं। ठीक है, अगला फेज है हमारा दोस्तों टेस्टिंग या सिस्टम टेस्ट का फेज। तो डिफेक्ट डिस्कवरी रेट स्टार्ट हाई देन डिक्रीज है। शुरू में जब आप टेस्ट करने जाते हो तो आपका जो बग्स को फाइंड करने का जो आपका रेट है वो पहले हाई पे जाता है, देन उसके बाद लो पे जाते जाते जीरो हो जाता है। ठीक है, ओपन डिफेक्ट काउंट शुड डिक्रीज ओवर टाइम। जो आपका ओपन डिफेक्ट काउंट है वो आपके समय के साथ कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, इसका कम होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन रेट शुड बी हाई। जो आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं उसका रेट जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, आपके जितने भी आपने टेस्ट प्लान करके रखे हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होने चाहिए। डीआरएस कैलकुलेटेड, देखो इस फेज में आके आपका डीआरई कैलकुलेट किया जाता है। यदि ये 90% से कम है तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा टेस्टिंग, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग और अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करने की जरूरत होती है। ठीक है, टेस्टिंग के टाइम पर जो आपकी की मैट्रिक्स होती हैं दोस्तों वो है डिफेक्ट फाउंड पर डे, डिफेक्ट फिक्स्ड पर डे, टेस्ट एग्जीक्यूशन परसेंटेज, ओपन वर्सेस क्लोज डिफेक्ट्स। ठीक है, ये यहाँ पे की मैट्रिक्स है। फेज 5 जो आता है दोस्तों वो आता है हमारा डिप्लॉयमेंट या ट्रांजिशन का फेज। ठीक है, इस फेज पे जाके अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे होते हो। सो पोस्ट रिलीज डिफेक्ट शुड बी लो।
रिलीज़ करने के बाद में आपको मिलने वाले जो आपके बग्स हैं वो कहीं ना कहीं लो होने चाहिए। इसके लिए आपको अपनी पूरी जान लगानी होती है इस फेज में, ठीक है। आपको अपना डीआरई बेटर करना रहता है। डीआरई वाज गुड, फ्यू एस्केप टू प्रोडक्शन। यदि आपका डीआरई अच्छा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के टाइम पे आपको कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यूजर एक्सेप्टेंस मैट्रिक्स, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के बाद आपके यूजर्स आपके सॉफ्टवेयर से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, इस तरह के डेटा को जो प्रेजेंट करता है वो है आपका यूजर एक्सेप्टेंस मैट्रिक्स, जो कि डिप्लॉयमेंट के फेज में यूज़ किया जाता है। अगला मैट्रिक्स है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रियल टाइम किस तरह से मतलब अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर वर्क कर रहा है वो बताता है आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। रोल आउट कंप्लीटमेंट, व्हाट परसेंट ऑफ टारगेट यूजर सेट्स आर लाइव, यूजर्स पर सेट्स आर लाइव, ठीक है। तो कितने ज़्यादा यूज़र आपके इस पे एक्टिव रहते हैं, कितने ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर जो है उस पर एक्टिव रहते हैं और कितने ज़्यादा उस पर रोल बैक कर जाते हैं, इस तरह की चीज़ों को बताने वाला जो मैट्रिक्स है वो है आपका रोल आउट कंप्लीटनेस। की मैट्रिक्स जो कि इस फेज में यूज होती है वो है कस्टमर रिपोर्टेड डिफेक्ट्स, सिस्टम अप टाइम, रिस्पॉन्स टाइम एंड यूजर्स माइग्रेटेड। यूजर्स माइग्रेटेड जैसे कि आपने रोल आउट कंप्लीटनेस में देखा कि कितने ज़्यादा यूजर्स आपके सॉफ्टवेयर से बाउंस बैक हो जाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। अब चलो फटाफट से हम जो है तो लाइफ साइकिल समरी टेबल देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट के टाइम पे आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, आपका जो की एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, कंप्लीटनेस पे। रिक्वायरमेंट्स की कंप्लीटनेस होनी चाहिए, रिस्क आइडेंटिफाई होने चाहिए, आपको हर चीज़ का एक रफ एस्टिमेट बना के रखना है। डिज़ाइन के टाइम पे आपको अपने डिज़ाइन को एक स्टेबल करना है, आपके सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को स्टेबल करना है, रिक्वायरमेंट्स को बेस लाइन करना है और आपका जो भी एस्टिमेट्स हैं उनको रिफाइन करके और ज़्यादा एक्यूरेट करना है। कोडिंग के टाइम पे आपके जो मैट्रिक्स हैं वो है एलओसी, डिफेक्ट फाउंड एंड फिक्स्ड, वेलोसिटी को आपको स्टेबलाइज करना आपका प्राइमरी गोल है, ठीक है। टेस्टिंग के टाइम पे आपके जो कोड का आपके जो बग्स आने का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं लो जाना चाहिए, ठीक है। टेस्ट कवरेज आपकी ऊपर जानी चाहिए और आपको डीआरई कैलकुलेट करना है। यदि 90% से कम होगा तो प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट पे आते हैं, लो पोस्ट रिलीज डिफ्लेक्ट। प्रोजेक्ट के डिप्लॉय होने के बाद में आप डिफेक्ट्स कम से कम आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूजर्स कितने माइग्रेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ओके है या नहीं है, ये सारे आपके की मैट्रिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, जिन पे आपको रिव्यू करना है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आज के लास्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट्स। देखो ये होता क्या है, प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट्स आर द फैक्टर्स that influence which software development process or approach is most suitable for a specific project. The word discriminate here means to distinguish or differentiate. These factors help you choose the right process for the right situation. देखो प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट आपका वो कंसेप्ट है जो आपको ये बताता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को आपको यूज़ करना है किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए। इसका मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को ही लेकर चलना है या उस अप्रोच को आपको फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें आप किससे क्लियर करते हो, ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट्स के थ्रू क्लियर करते हो। डिस्क्रिमिनेट जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं आपका डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट से आपका मतलब निकल के आया है ना, और ये उसी की तरफ में आपको सिंबलाइज करता है, ठीक है। These factors help you choose the right process for the right situation. राइट सिचुएशन के मतलब है कि सही तरह मतलब आप प्रोजेक्ट से मतलब है सही प्रोजेक्ट पे सही प्रोसेस अप्लाई करने के लिए ये सारे आपके प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट के जो फैक्टर होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। द बिग क्वेश्चन दैट प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट आंसर, विच प्रोसेस इज राइट फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक सही प्रोसेस का चुनाव करना, ठीक है। चलो अब हम अपने मतलब की प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है आपका प्रोजेक्ट का साइज। अब देखो प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट जो है आपके वो ये सारे वो फैक्टर हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें आएंगी जो कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर को प्रभावित कर रही हों, जिसके तहत आप ये चुनाव कर पाओ कि आपको किस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोसेस को फॉलो करना है। पहला है आपका प्रोजेक्ट का साइज। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट का साइज ज़्यादा होगा तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, उसका एफर्ट भी ज़्यादा होगा और उसकी डेडलाइन भी ज़्यादा आएगी। तो प्रोजेक्ट का साइज जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली प्रभावित करता है। तो हाउ बिग इज द प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट नीड्स लाइट वेट इनफॉर्मल प्रोसेस। देखो जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करना उनके लिए बेटर होता है। लाइट वेट जो हमारी प्रोसेस होती हैं उनको फॉलो करना उसके लिए बेटर होता है। वहीं जो हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हैवी वेट और फॉर्मल जो हमारी प्रोसेस होती हैं जिनमें डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत अच्छा ज़्यादा होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा होता है, उनके टीम स्ट्रक्चर हायरार्किकल होते हैं। इस तरह की प्रोसेस एक बड़े साइज के प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होती हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट का साइज है वो हमारे प्रोजेक्ट
के जो डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट करता है। दूसरा है रिस्क लेवल। तो हाउ रिस्की इज द प्रोजेक्ट, तो आपका प्रोजेक्ट कितना रिस्की है ये भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस को कहीं ना कहीं पे प्रभावित करता है। यदि आपके पास सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है, लाइक मेडिकल डिवाइसेस आप बना रहे हो, एविएशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि एरोनॉटिक्स या एस्ट्रोनॉटिक्स में यूज़ करने वाले यदि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एयरलाइंस के सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या फिर न्यूक्लियर प्लांट को कंट्रोल करने वाले जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, यदि आप इस तरह के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिव्यू की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, हर एक स्टेप पे आपको बहुत ज़्यादा अपने कोड को वेरीफाई करना पड़ेगा, एक भी बग्स नहीं होने चाहिए, टेस्टिंग पे बहुत फोकस करना है ना, यूनिट टेस्टिंग से लेके इंटीग्रेट टेस्टिंग और यूआई टेस्टिंग, हर एक चीज़ पे आपको प्रॉपर वर्क करना है। तो रिस्क लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस बात को तय करने के लिए कि किस तरह के प्रोजेक्ट पे आपको किस तरह का प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, होता कई बार ऐसा है दोस्तों कि आपका रिस्क लेवल कई बार एक आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आप केवल एक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हो। ये एक ऐसी सिचुएशन आती है दोस्तों कि आपको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टास्क के लिए या डिफरेंट फेज के लिए मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ सकता है। तीसरा है हमारे पास दोस्तों रिक्वायरमेंट्स की स्टेबिलिटी। देखो, रिक्वायरमेंट्स की स्टेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि समय के साथ होने आपकी रिक्वायरमेंट्स में होने वाली चेंजेस। ठीक है, यदि आपकी रिक्वायरमेंट्स स्टेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होते रहती हैं तो कहीं ना कहीं आपको इटरेटिव, अजाइल या फिर इंक्रीमेंटल अप्रोच जो है वो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए फॉलो करनी पड़ती है। आप ट्रेडिशनल या वाटरफॉल प्रोसेस के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं कर पाते हो। तो देखो, यदि आपके पास स्टेबल रिक्वायरमेंट्स है तो आप वाटरफॉल को यूज़ कर सकते हो, जिसमें रिक्वायरमेंट होगी, डिज़ाइन होगा, कोड होगा, टेस्ट होगा, डिप्लॉय होगा। बट यदि आपके पास रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है तो कहीं ना कहीं आपको इटरेटिव अप्रोच, इंक्रीमेंटल अप्रोच या एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज़ करना पड़ सकता है, जो कि आपने पहले ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है। अगला आता है टीम साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपकी टीम का साइज कैसा रहेगा, आपकी टीम की लोकेशन कैसे रहेगी। जैसे आप कई बार देखते हैं फॉरेन के प्रोजेक्ट्स आते हैं इंडस्ट्री में, तो उसमें दो तरह के हमारे ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर होते हैं, ऑनशोर डेवलपमेंट सेंटर होते हैं। तो आपकी टीम का साइज क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, उनके बीच में वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ये भी कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के प्रोसेस को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिसाइड करने के लिए काफ़ी होता है। A co-located team of 5 people can communicate effortlessly. Just walk to someone's desk. An agile approach with minimal documentation work perfectly. But a distributed team of 50 people across 5 countries cannot rely on informal communication. They need formal documentation, structured process, and more coordination tool. ठीक है, देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था वही एग्जांपल ये डेफिनेशन भी दे रही है। यदि आपके पास एक छोटी सी टीम है, 5 लोगों की टीम है, जो कि एक ही लोकेशन पे एक ही ऑफिस में बैठ के काम कर रही है, तो वो एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है उनके बीच में, जिसकी सहायता से वो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यदि 50 लोगों की एक ऐसी टीम है जिसमें से 5 लोग इंडिया में हैं, 5 लोग यूके में हैं, 10 लोग कनाडा में हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपनी टीम के अंदर किसी भी तरह का कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो। दूसरा है आपके पास डोमेन। किस तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है आपके प्रोसेस को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था इस पॉइंट पे, है ना, कि आपका रिस्क लेवल क्या है। तो यही बात यहाँ पे है। रिस्क लेवल के टाइम पे भी हमने यही कहा था कि यदि हम एविएशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मेडिकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एक फ्लेक्सिबल और बहुत ज़्यादा फॉर्मल अप्रोचेस लेके चलने की ज़रूरत है। हमें वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, इस तरह की हमको लेके चलना है। लेकिन यदि हम ये बात करें, फाइनेंशियल की बात करें या बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो देखो, बैंकिंग सेक्टर में जब आप काम करते हो ना तो चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। आपका जो है बैंक जो हैं, लॉज बहुत जल्दी बदलते हैं, फाइनेंशियल के लॉ हैं हर साल अपडेट होते रहते हैं, बैंक अपने डिसीजन हर साल अपडेट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेशन का यूज़ करना पड़ता है। किस लिए? आपकी हिस्ट्री को सेव करने के लिए सबसे बेटर टास्क है आपका ऑटोमेशन। दूसरा, आपको आपको ऐसी अप्रोच लेके चलना है जो कि चेंज को लेके बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, जैसे कि इंक्रीमेंटल अप्रोच या इटरेटिव अप्रोच। ठीक है, अब यदि आप एक नॉर्मल कंज्यूमर वेब ऐप या मोबाइल बना रहे हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास अजाइल मेथोडोलॉजी है, फास्ट इटरेशन प्रोसेस है, ये सारे काफ़ी
है। एम्बेडेड सिस्टम बनाने जा रहे हो तो आपको प्लान ड्रिवन प्रोसेस लगेंगी, जो टाइट रिसोर्स कंस्ट्रेंट प्रोसेस होती हैं वो आपको लगेंगी। यदि आप रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल पर्पज से आप किसी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो या फिर आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो, तो आपको एक एक्सप्लोरेटरी या फिर प्रोटोटाइप हैवी, जो आपने प्रोटोटाइप वाला एक मॉडल पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है, इस तरह की जो प्रोसेस हैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, वो इनके लिए यूज में आती हैं। अब देखो छठवा है, वो है आपका शेड्यूल का प्रेशर। जैसा कि आपने आयरन ट्रायंगल में पढ़ के रखा था, स्कोप, कॉस्ट और टाइम, है ना। तो यदि आपका टाइम जो है वो आप टाइम के साथ मतलब टाइम को लेके बहुत ही आप कंस्ट्रेंट हो, है ना, तो आपको कॉस्ट या स्कोप में से किसी एक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। या तो उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या, डेडलाइन क्या है, हाउ अर्जेंट इज द डेडलाइन, इफ द डेडलाइन इज एक्सट्रीमली टाइट एंड फिक्स्ड यू मे नीड टू सेक्रीफाइस स्कोप और ऐड मोर रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं आपको स्कोप से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा या फिर आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड करने पड़ जाएंगे, जिसके चलते आपको अपने कॉस्ट से जो है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। तो द क्लासिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल सेज इफ टाइम इज फिक्स्ड देन स्कोप और कॉस्ट मस्ट फ्लेक्स। तो यदि टाइम आपका फिक्स है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं उनका दायरा बढ़ेगा और आपको इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। यही बताता है आपका शेड्यूल प्रेशर। अगला जो है वो है नोवेल्टी और इनोवेशन। तो हाउ वी डन दिस बिफोर, आपने आप इस डोमेन से, जिस तरह के आप सॉफ्टवेयर को बना रहे हो, आपकी टीम उससे फैमिलियर है कि नहीं है, या फिर यह कोई नया सॉफ्टवेयर है या आप कोई नया इनोवेशन लेके आ रहे हो, आपके सॉफ्टवेयर को से जुड़ी हुई ये सारी बातें भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को या अप्रोच को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और इनका चुनाव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं। दूसरा, आठवां जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आप जिस इंडस्ट्री को प्रेफर कर रहे हो या फिर जिस कंपनी के पास आप जा रहे हो, उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, ये भी कहीं ना कहीं आपको बताता है अपने प्रोसेस डिसाइड करने के बारे में। देखो, अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है, एमएनसी हैं, उनके पास हर तरह की प्रोसेस है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। वो हर तरह की प्रोसेस में शिफ्ट हो सकती हैं, मल्टीपल प्रोसेस को मिक्स कर सकती हैं, हाइब्रिड प्रोसेस बना सकती हैं। जबकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम स्किल की होती हैं, जो कि एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रही होती हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी इस तरह से आपके क्लाइंट के मतलब मन में, है ना, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अंतर करता है आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को डिसाइड करने में। तो लास्ट में एक फ्लो चार्ट होता है दोस्तों, हाउ टू चूज अ प्रोसेस। ये फ्लो चार्ट जरूर बना के आना जब भी ये सारा क्वेश्चन है। तो देखो, यदि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर और स्टेबल है तो आपको वाटरफॉल की तरफ जाना है। यदि इसका आंसर है नो तो आपको आगे आना है। यदि आपका सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है, जैसे कि आपका न्यूक्लियर वेपन्स वाला सिस्टम हो गया, तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिगोरस और रिव्यू वाले प्लेटफॉर्म पे या आपके प्रोसेस की तरफ आपको मूव करना है। यदि इसका आंसर भी नो है तो क्या आपको देखना है कि आपकी टीम बहुत ज़्यादा है। यदि आपकी 50 लोगों से ज़्यादा की टीम है तो आपको एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे काम करने वाली प्रोसेस के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है। यदि इसका आंसर भी ना है तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप अजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इटरेटिव प्रोसेस या इंक्रीमेंटल प्रोसेस को फॉलो करती है। सो ये था दोस्तों हमारा आज का पूरा लेक्चर। आज हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस तीसरे यूनिट को खत्म कर दिया और इसी के साथ दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो।